डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से प्रयुक्त की गई हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इस समय भार्गव के चारों ओर की ची ऊर्जा एक दूधिया सफेद पदार्थ में परिवर्तित हो गई थी और तेजी से उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसके सिर से सफेद भाप के गुबार उठ रहे थे। अचानक एक लंबी गर्जना सुनाई दी। उसके चारों ओर लगातार चटकने की आवाजें गूंज रही थीं, जिसके बाद क्षणिक सन्नाटा छा गया। लगभग 2 सांसों के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। भार्गव ने अपनी आंखें खोलीं और एक तेज रोशनी उसकी आंखों के सामने से गुजरी। क्या यह एक ग्रैंड मास्टर की शक्ति है? भार्गव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने पूरे शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस किया। ज्ञानोदय दाव गोली से मिले 2 घंटे के प्रभाव ने उसे सीधे ची शोधन पूर्णता तक पहुंचा दिया था, जिसे सांसारिक जगत में पीक ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। वह अपने पूरे शरीर में विस्फोटक शक्ति का प्रवाह महसूस कर सकता था और अपने शारीरिक रूप पर उसका नियंत्रण सूक्ष्म स्तर तक पहुंच गया था। उन्हें और भी आश्चर्य इस बात से हुआ कि एक ही विचार से आसपास की ची ऊर्जा उनकी इच्छा के अनुसार चलने लगी, मानो उनके आदेश का पालन कर रही हो। वे धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। दिलचस्प, भार्गव मुस्कुराए। ग्रैंड मास्टर स्तर पर पहुंचकर वे सचमुच स्काई सोआरिंग का उपयोग कर सकते थे, जैसा कि किन तियानलोंग ने कहा था। तो स्काई सोआरिंग ऐसा होता है। उन्होंने धीरे धीरे अपने शरीर को नियंत्रित किया और कमरे में तैरने और घूमने लगे। शुरुआत में थोड़ी अटपटी गति से उनकी रफ्तार तेजी से बढ़ी और उन्हें उड़ने में बहुत मजा आ रहा था। तभी उन्होंने किन तियानलोंग को देखा, जो किसी अज्ञात समय पर उनके घर में प्रकट हुए थे। किन तियानलोंग इस समय एक मूर्ति की तरह हक्का बक्का खड़े थे, मुंह खुला रखकर उन्हें घूर रहे थे। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान! काफी देर बाद बूढ़े किरण ने लगातार जोर जोर से गालियां दीं। सदमे के साथ साथ उनका दिल पूरी तरह टूट चुका था। स्काई सोआरिंग का क्या मतलब है? ग्रैंड मास्टर स्तर। स्वयं भार्गव के पास असाधारण प्रतिभा थी कि 40 वर्ष से अधिक आयु में उन्होंने इस क्षेत्र में प्रवेश किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये सफलता एक जानलेवा हमले के दौरान ही हासिल की, अन्यथा ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले उन्हें शायद कहीं अधिक समय तक साधना करनी पड़ती। लेकिन भार्गव को कितना समय लगा? हाल ही में उनके साथ समय बिताने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से पता था कि भार्गव का शरीर असाधारण था, लेकिन ये केवल शारीरिक शक्ति थी, ये सच्ची साधना से बिल्कुल अलग थी। फिर भी अब केवल 2 घंटे से कुछ अधिक समय में ये व्यक्ति सीधे ग्रैंड मास्टर बन गया। इसके अलावा उन्होंने भार्गव की आभा को महसूस किया, जो उनकी अपनी वर्तमान चरम ग्रैंड मास्टर आभा से कम नहीं थी। ये स्थिति उसे पूरी तरह से हैरान कर गई। बच्चे, क्या तुम किसी पुराने राक्षस का पुनर्जन्म हो? किन तियानलोंग ने हैरानी से पूछा। उसके चेहरे से हैरानी कम नहीं हो रही थी। ओह, क्या मैं किसी पुराने राक्षस जैसा दिखता हूँ? शायद साधना करना आसान है, भार्गव ने मुस्कुराते हुए कहा। आसान? बूढ़े आदमी की आंखें फटी रह गईं। अगर साधना करना आसान होता तो पूरी दुनिया बहुत पहले ही मार्शल आर्टिस्ट बन चुकी होती। हालांकि उसे कोई संकेत नहीं दिख रहा था। शायद इस बच्चे में वाकई असाधारण प्रतिभा है। सिर हिलाते हुए उसने इस बारे में और सोचना बंद कर दिया। शाबाश बच्चे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में साधना में इतने प्रतिभाशाली होगे। अब तुम इस बूढ़े से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। किन तियानलोंग ने फिर भी उसकी तारीफ की। तभी लिन तियानशेंग दौड़ता हुआ आया। भार्गव को हवा में तैरते हुए देखकर वह अचंभित होकर चिल्लाया, अरे बाप रे! निश्चित रूप से भार्गव ने उन्हें जो झटका दिया वह एक जैसा ही था, वह मानवीय था। बड़े भाई किन, क्या मैं अब वान किनिंग के मामले को संभालने में सक्षम हूँ? भार्गव ने पूछा। आप निश्चित रूप से उससे निपटने में सक्षम हैं। एक ग्रैंड मास्टर अजगर के समान होता है और उसका अपमान नहीं किया जा सकता। आपकी वर्तमान शक्ति के साथ सांसारिक नियमों का आप पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। हालांकि आपको बिना कारण के दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ग्रैंड मास्टर से ऊपर ग्रेट ग्रैंड मास्टर होता है, जो एक राजा के समान होता है। हालांकि ये प्राचीन राक्षस तभी प्रकट होते हैं जब अत्यंत आवश्यक हो। चूंकि आपके पास वान किनिंग से निपटने का एक कारण है, इसलिए आप निडर होकर कार्य कर सकते हैं। उसके पीछे खड़ा श्री लियू उसके लिए आप जैसे ग्रैंड मास्टर को नाराज नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आपको इस श्री लियू से आसानी से टकराव करने से बचना चाहिए, कम से कम अभी तो नहीं। किन तियानलोंग ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। ओह, क्या श्री लियू बहुत शक्तिशाली हैं? भार्गव ने आश्चर्य से पूछा। वह पहले ही ग्रैंड मास्टर के शिखर पर पहुंच चुका था, फिर भी बूढ़ा किरण उसे श्री लियू से टकराव न करने की चेतावनी दे रहा था। वह केवल आधे स्तर का ग्रैंड मास्टर है। सांसारिक दुनिया में ये प्रभावशाली है, लेकिन तुम्हारे या मेरे लिए कुछ भी नहीं। समस्या यह है कि उसके पीछे एक ऐसी हस्ती है जो ग्रैंड मास्टर से भी श्रेष्ठ है। लेकिन चिंता मत करो, हम ये करेंगे। मैं उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करूंगा।
तुम्हारी वर्तमान शक्ति के साथ तुम्हें मानद जनरल का पद दिलाना मुश्किल नहीं होगा। इस पद के साथ वे जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। किन तियानलोन की बातें सुनकर भार्गव ने एक पल सोचा, सिर हिलाया और प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। चूंकि यह केवल एक मानद पद था, इससे उसकी स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं आएगी और उसे लाभ ही होगा। क्यों नहीं? समूह ने कुछ देर और बातचीत की। अंत में लड़ाई के लिए बेताब किन तियानलोन ने भार्गव से अभ्यास करने की जिद की। भार्गव तुरंत मान गया। वह भी ये देखना चाहता था कि भार्गव इस समय कितना शक्तिशाली है। चूंकि रात काफी हो चुकी थी, इसलिए दोनों ने तुरंत स्काई सोआरिंग का इस्तेमाल करके उपनगरों के एक खाली मैदान में जाकर अभ्यास किया। लगभग आधे घंटे बाद दोनों विला लौट आए। भार्गव उदास लग रहा था, जबकि बूढ़ा एम किरण बेहद तरोताजा दिख रहा था। हालांकि गौर से देखने पर उसकी आंखों में अभी भी सदमे के भाव थे। इससे लिन तियानशिंग, जो आधे दिन से वहां इंतजार कर रहा था, काफी चिंतित और उत्सुक हो गया। दोनों अभ्यास करने के लिए बाहर चले गए और उसे वहीं छोड़ दिया। चूंकि वह ग्रैंड मास्टर नहीं था और उड़ नहीं सकता था, इसलिए वह केवल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकता था। काफी देर तक पूछने के बाद उसे पता चला कि भार्गव आधे दांव से मैच हार गया था। कारण सीधा सा था, भार्गव वास्तव में थोड़ा अधिक शक्तिशाली था, लेकिन युद्ध अनुभव और मार्शल कौशल की कमी के कारण वह स्वाभाविक रूप से अंत में किन तियानलोन को हरा नहीं सका। भार्गव केवल अपनी शारीरिक शक्ति के सहारे ही प्रतिरोध और पलटवार कर सकता था, जबकि बूढ़ा व्यक्ति गति तकनीकों का उपयोग करता रहा और लगातार मार्शल कौशल का प्रयोग करता रहा। परिणाम स्पष्ट था। इससे भार्गव को अपनी कमियों का एहसास हुआ। लगता है मुझे 16 प्रकार की देव हत्या शैलियों का मार्शल अध्ययन जल्दी से सीखना होगा। बूढ़े किरण का हृदय भी तूफानी समुद्र की तरह उथल पुथल मचा रहा था। यद्यपि वह इस बार जीत गया था, लेकिन ये केवल 1 या 2 चालों की मामूली जीत थी। ये जानना आवश्यक है कि वह एक अनुभवी ग्रैंड मास्टर था और उसने अपने मार्शल कौशल, गति तकनीकों और युद्ध अनुभव के लाभ के बल पर बड़ी मुश्किल से एक चाल जीती थी। यदि भार्गव कुछ गति तकनीकों और मार्शल कौशल का अभ्यास कर ले, तो क्या वह उसके विरुद्ध अजेय नहीं हो जाएगा? जैसे जैसे वह इस बारे में सोचता गया, उसकी चिंता बढ़ती गई और उसने फैसला कर लिया कि वह भविष्य में भार्गव से दोबारा मुकाबला नहीं करेगा, कहीं अगली बार हार न जाए। उसे इस जीत को बरकरार रखना था, वरना उसकी बेइज्जती हो जाती। आखिर वह युद्ध का देवता था, है ना? ये सोचते हुए बूढ़े एम किरण ने विजेता का रूप धारण करते हुए भार्गव को निर्देश देना शुरू किया कि उसे अपने युद्ध कौशल को निखारने और मार्शल आर्ट सीखने की जरूरत है। वह बड़े उत्साह से बोल रहा था, मानो हर तरफ थूक रहा हो। वह अच्छी तरह समझ गया था, अगर उसने अभी अपनी बढ़ाई नहीं की, तो अगली बार ये लड़का उसे बुरी तरह पीट सकता है। कुछ देर और बातचीत करने के बाद बूढ़े एम किरण लिन तियानशिंग को लेकर चले गए। इसी बीच भार्गव ने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। हेलो ओल्ड चू, मैं बोल रहा हूँ। कल से नानगुआंग वांग ग्रुप के सारे शेयर खरीद लो। मैं 3 दिनों के अंदर वांग ग्रुप पर अपना नियंत्रण चाहता हूँ। जी बॉस। हालांकि फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति हैरान था, उसने आगे कुछ नहीं पूछा और तुरंत आदेश स्वीकार कर लिया। फोन रखते ही भार्गव ने खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखा। वांग किनिंग, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तुमने इनकी और उसकी माँ को जो भी तकलीफें दी हैं, मैं उनका बदला जरूर लूंगा। डिंग टिल्ड इसी क्षण सिस्टम शॉप के रिफ्रेश होने की सूचना सुनाई दी। डिंग, मॉल अपडेट हो गया है, नए आइटम जोड़े गए हैं। डिंग, होस्ट खरीदारी का निर्णय ले सकते हैं। आइटम, स्वर्गीय संरचना अभिलेख, मूल्य 1 युआन। स्वर्गीय संरचना अभिलेख, इसमें दुनिया भर में विभिन्न संरचनाओं को व्यवस्थित करने और तोड़ने की विधियां, साथ ही संरचना आधार सामग्री का ज्ञान शामिल है। वाह, ये देखकर भार्गव का हृदय आनंद से भर गया। जब वह पहले अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर रहा था, तो उसे समय समय पर अपनी छाती में अवरोध महसूस होता था। किन तियानलोन से बात करने के बाद उसे पता चला कि सांसारिक दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा कम होने के कारण साधना करना अत्यंत कठिन है। जिरुई हवेली पहाड़ों और जलमार्गों के पास स्थित है, इसलिए यहाँ अन्य स्थानों की तुलना में थोड़ी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा है। ये सौभाग्य की बात थी, अन्यथा इस बार भार्गव की आध्यात्मिक उन्नति इतनी सुगम नहीं होती। हालांकि यहाँ एकत्रित आध्यात्मिक ऊर्जा भार्गव के लिए केवल ग्रैंड मास्टर शिखर तक पहुँचने के लिए ही पर्याप्त थी। इससे आगे बढ़ने के लिए यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा पर्याप्त नहीं होती। इससे भार्गव को बहुत खेद हुआ। यदि आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होती, तो दाव कॉम्प्रिहेंशन पिल का 2 घंटे का प्रभाव शायद 2 गुना हो जाता। लेकिन अब इन स्वर्गीय संरचना अभिलेखों के साथ भार्गव स्वयं एक उत्कृष्ट साधना स्थल बना सकते थे। भीतर स्थित स्पिरिट गाइडिंग फॉर्मेशन और स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन के साथ ये स्थान निश्चित रूप से उनकी अपनी साधना और शिखर तक पहुंचने के लिए प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को शीघ्रता से एकत्रित करने में सक्षम होगा। जहां तक दूसरों द्वारा इस विसंगति को खोजे जाने के डर की बात है, उन्हें केवल बाहर एक मायावी संरचना स्थापित करने की आवश्यकता थी। इस तरह भले ही दूसरे लोग दरवाजे से गुजरें, उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं दिखेगा।
इन 3 महान संरचनाओं के लिए आवश्यक संरचना आधार और सामग्रियों को देखकर वे सभी स्पिरिट स्टोन और कुछ अनसुनी चीजें थीं, जिससे भार्गव थोड़ा विचलित हो गए। ये चीजें शायद मुश्किल से मिलेंगी, बिना गठन के आधार और सामग्री के वह गठन कैसे कर सकता था। हालांकि भार्गव को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि अगले पृष्ठ पर एक नोट था जिसमें लिखा था कि इन चीजों को विभिन्न प्रकार के जेड और दुर्लभ लकड़ियों से बदला जा सकता है। शताब्दी वृक्ष, मटन फैट, जेड, हीरे। भार्गव ने सूचीबद्ध प्रतिस्थापन सामग्रियों को एक एक करके याद कर लिया। चूंकि वह साधना के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और जानता था कि शिखर ग्रैंडमास्टर बनना ही अंतिम लक्ष्य नहीं है, इसलिए उसे अपनी उन्नति को गति देनी थी। एक महान गठन का निर्माण करना स्वाभाविक रूप से एक अत्यावश्यक कार्य था। उन्हें हल्का सा आभास था कि श्री लियू और उनके समूह से उनका टकराव कभी न कभी अवश्य होगा। कुछ देर तक स्वर्गीय संरचना अभिलेखों को पलटने के बाद भार्गव ने 16 शैलियों के ईश्वरवध का अध्ययन करने के लिए एक बार फिर पुस्तक निकाली। ग्रैंडमास्टर शिखर पर पहुंचने के बाद भार्गव और भी अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहे थे। देर रात तक उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी और उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वे कई दिनों और रातों तक न भी सोएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी वर्तमान स्थिति में उन्हें सच्ची मानसिक स्पष्टता और फोटोग्राफिक मेमोरी प्राप्त हो गई थी। ये पिछली टाइप आर इंटेलिजेंस पोशन से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। ग्रैंडमास्टर बनने के बाद भार्गव के मस्तिष्क का विकास कई गुना बढ़ गया था। उदाहरण के लिए स्वर्गीय संरचना अभिलेख और 16 शैलियों के ईश्वरवध, उन्होंने उन्हें केवल एक बार पढ़ा और सारी सामग्री सीधे उनके दिमाग में अंकित हो गई। और यहाँ तक कि जब भार्गव आराम कर रहे थे तब भी उनका दिमाग लगातार चालों और संरचना लेआउट का विश्लेषण करता हुआ प्रतीत होता था। क्या लेटे लेटे लेवल अप करने का यही एहसास होता है? भार्गव इस विचार पर हंसे बिना नहीं रह सके। सिस्टम का होना वाकई कमाल है। जीवन के शिखर पर पहुंच जाना, किसी भी बात की चिंता न करना। युवा मालकिन, ये बुरी खबर है। कोई चुपके से हमारे वान ग्रुप के शेयर लगातार कम कर रहा है। उन्होंने पहले ही 38% शेयर हासिल कर लिए हैं। ताइशान ग्रुप के उपाध्यक्ष के कार्यालय में एक महिला सहायक ने ऑल सूट पहने हुए घबराकर कहा। क्या? वान किनिंग, जो आराम से बैठी थीं, अचानक खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में सदमे और गुस्से की झलक दिखाई दी। वान ग्रुप के पास तो केवल 42% शेयर थे और अब किसी ने चुपके से 38% शेयर हासिल कर लिए। ये कैसे हो सकता है? अगर वे कुछ और शेयर हासिल कर लेते तो वान ग्रुप का नियंत्रण बदल जाता। जांच करो, हमारे वान परिवार पर हमला करने के पीछे कौन है। साथ ही सभी को तुरंत सूचित करो कि वे सभी बाहरी शेयर खरीद लें। हमें 51% तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बनना होगा, वान किनिंग ने सीधे आदेश दिया। जी हाँ, युवा मालकिन। बैंक टिल्ड, अचानक दफ्तर का दरवाजा खुल गया। ये बुरी खबर है मैडम। हमारे वान ग्रुप के 44% शेयर पहले ही अधिग्रहित हो चुके हैं और हमें अभी अभी खबर मिली है कि निदेशक हुओ के 5% शेयर भी आज दोपहर को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। इसी क्षण एक और अधीनस्थ कर्मचारी घबराकर अंदर आया और सूचना दी। क्या? तुरंत गाड़ी तैयार करो, मैं निदेशक हुओ से व्यक्तिगत रूप से मिलने जा रही हूँ। वान किनिंग और इंतजार नहीं कर सकी और तुरंत उठकर बाहर भागी। सीईओ याओ ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमेनेंस जियांगडू शहर गए हैं। साथ ही महोदया का मायका वान ग्रुप, ऐसा लगता है कि कंपनी पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, और वह जल्दबाजी में दरवाजे से बाहर निकल गई। ताइशान ग्रुप के अध्यक्ष के कार्यालय में याओक्वानजी के निजी सचिव ने विनम्रतापूर्वक रिपोर्ट दी। ओह, किसी ने वान परिवार के खिलाफ कोई कदम उठाया है। उसकी आंखों में घृणा की एक झलक दिखाई दी, क्योंकि वान किनिंग की वजह से ही उसे अपनी प्रेमिका को छोड़ना पड़ा था। अपनी बेटी के जन्म की खबर मिलने के बाद वह स्वयं वहां नहीं जा सका। केवल किसी न किसी माध्यम से मां और बेटी की तस्वीरें देखकर ही वह अपनी तड़प को शांत कर पाया। 20 वर्षों से अधिक समय से वह केवल मां और बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये सब सहन कर रहा था। वान किनिंग के साथ उसका संपर्क जितना गहरा होता गया, वान परिवार की शक्ति से वह उतना ही असहाय और भयभीत होता गया। जियांग के श्री लियू की बात ही क्या, जो एक विशाल शिखर की तरह उस पर दबाव बनाए हुए थे, जिससे वह जरा सी भी गलती करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि वान किनिंग के आसपास मंडराती रहस्यमयी छायाएं भी उसे जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से रोकती थीं। विशेष रूप से ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमेनेंस, वे फैंटम के स्वर्ण पदक विजेता हत्यारे थे, जो दुनिया के 10 सबसे बड़े हत्यारे संगठनों में से एक था, निर्दयी और लगभग कभी असफल नहीं होने वाले। वर्षों से उसने वान किनिंग के तौर तरीकों को भी देखा था। कुछ व्यवसाय जिन्होंने उसका विरोध किया, रहस्यमय तरीके से इस दुनिया से गायब हो गए। इसलिए इन वर्षों में वह बहुत सावधानी से चल रहा था, आज्ञाकारिता का दिखावा कर रहा था, लगातार इस महिला की चापलूसी कर रहा था। तभी माँ और बेटी अब तक सुरक्षित रह पाई थीं। परसों ही ये जानकर कि इनकी और उसकी माँ ली परिवार में लौट आई हैं और फिर अचानक ली परिवार पर नियंत्रण करने की पहल की है, वह बहुत हैरान हुआ और साथ ही खुशी से भर गया। हालांकि चिंताएं भी थीं।
हालांकि वह अपने दामाद भार्गव को जानता था, जिससे वह कभी नहीं मिला था, बहुत शक्तिशाली प्रतीत होता था और लिन तियानशिंग जैसे लोगों को भी जानता था। फिर भी वह बेचैन और चिंतित था, इस डर से कि वे आवेग में आकर उस पर हमला कर सकते हैं। इससे निश्चित रूप से वान किनिंग का विनाशकारी प्रहार होगा। सौभाग्य से ली परिवार को हराने के बाद भार्गव, अनकी और उसकी मां ने कोई और कदम नहीं उठाया, जिससे उसने राहत की सांस ली। हालांकि ये जानने के बाद कि ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमेनेंस 2 दिन पहले चले गए थे, वह फिर से घबरा गया। अभी अभी उसे पता चला कि ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमेनेंस जियांगडू शहर गए हैं, जिसका मतलब ये होना चाहिए कि वान किनिंग भार्गव के खिलाफ कोई कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि भार्गव जियांगडू शहर लौट आए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी ने सीधे वान परिवार के खिलाफ कदम उठाया है। वह कौन हो सकता है? तुम जल्दी से भार्गव को सूचित करने का कोई तरीका ढूंढो, उसे बताओ कि ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमेनेंस उसे निशाना बना सकते हैं, और साथ ही एल्डर लिन तियानशिंग को भी सूचित करो। याओ क्वानजी भार्गव को कुछ भी नहीं होने देना चाहते थे। हालांकि वे भार्गव से कभी मिले नहीं थे, लेकिन उनकी बेटी और प्रियतम द्वारा चुने गए दामाद होने के कारण स्वाभाविक रूप से उन्हें मदद करनी ही थी। और ये भी पता लगाओ कि वान परिवार के खिलाफ कौन साजिश रच रहा है। याओ क्वानजी ने अपने सहायक से कहा। सीओ याओ, नीचे के लोगों को पहले ही पता चल चुका है, ये शियोंगफैन कैपिटल के चू जानपिंग हैं। अगर वान किनिंग ये सब देखती तो स्वाभाविक रूप से आश्चर्यचकित हो जाती कि जिस कठपुतली पति को उन्होंने वर्षों तक दबाकर रखा था, उसके पास उनसे भी ज्यादा जानकारी है। उन्हें अभी तक पता नहीं चला था कि साजिश कौन रच रहा है, जबकि याओ क्वानजी ने पहले ही पता लगा लिया था। इसलिए उस समय याओ क्वानजी की ओर आकर्षित होने का कारण केवल उनकी सुंदरता ही नहीं थी, बल्कि मुख्य रूप से उनका व्यापारिक कौशल था। पिछले कुछ वर्षों में भले ही याओ क्वानजी की इच्छा न रही हो, उन्होंने वान किनिंग को कई व्यावसायिक संसाधनों को एकीकृत करने में मदद की, जिससे ताइशान समूह और वान परिवार ने महत्वपूर्ण प्रगति की। शियोनिगफैन कैपिटल, भार्गव, क्या उसने सच में कोई कदम उठाया? याओ क्वानजी ने भौहें चढ़ाईं, उनका दिमाग लगातार हिसाब लगा रहा था। इतनी कम उम्र में इस मुकाम तक पहुंचना, वह लापरवाह व्यक्ति नहीं हो सकते। एक दिन पहले ली परिवार को हराने के दौरान उनका शांत और संयमित व्यवहार दर्शाता है कि वह साधारण नहीं थे। हालांकि वह स्वयं वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका खुफिया नेटवर्क बहुत अच्छी तरह से सूचित था। उन्हें ली परिवार में हुई हर बात की स्पष्ट जानकारी थी। लेकिन क्या शियोनिगफैन कैपिटल अकेले वान परिवार को निगल सकती है? याओ क्वानजी को लगा कि यह इतना आसान नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में वान परिवार की संपत्ति 500 अरब से अधिक हो चुकी थी, साथ ही ताइशान समूह अभी भी मूल रूप से उनके नियंत्रण में था। संयुक्त रूप से उनकी संपत्ति लगभग 800 अरब थी। शियोनिगफैन कैपिटल के पास अधिकतम 400 अरब की संपत्ति थी। अगर वे सक्षम भी होते तो भी अकेले वान परिवार को हराना उनके लिए असंभव होता। क्या ये बच्चा बहुत छोटा और जल्दबाज है? हालांकि इसमें हुआलुन समूह की सांठगांठ दिखती है। इसी क्षण सहायक को एक और संदेश मिला। उसने उस पर नजर डाली और कुछ अविश्वास के साथ कहा, शियांगजियांग का हुआलुन समूह? ये कैसे संभव है? क्या इस बच्चे का भी हुआलुन समूह से कोई संबंध है? इस बार याओ क्वानजी भी चौंक गया। अगर हुआलुन समूह ने कोई चाल चली तो बात कुछ और ही होगी। 10 ट्रिलियन के बाजार मूल्य वाला हुआलुन वान परिवार के बस की बात नहीं थी, वे मिनटों में कुचल सकते थे। तुरंत अपने गुप्त मोहरों को सक्रिय करो और हमारे समूह में वान किनिंग के सभी मोहरों को काट डालो। याओ क्वानजी ने निर्णायक आदेश दिया। बॉस, क्या ये बहुत जोखिम भरा नहीं होगा? अगर नहीं, समय नहीं है, यही सबसे अच्छा अवसर है। अगर हम इसे चूक गए तो शायद सचमुच कोई दूसरा मौका न मिले। अगर वह और देर करता तो वान किनिंग का प्रभाव और बढ़ जाता। अगर वह इस बार असफल हो जाता तो उसे अपना भाग्य स्वीकार करना पड़ता। इस पर पूरा ताइशान समूह हरकत में आ गया। कई लोगों को तुरंत हटा दिया गया और याओ क्वानजी ने चुपचाप ताइशान समूह पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया। वान किनिंग को इन सब बातों की जानकारी नहीं थी। वह अभी अभी चेयरमैन कुई से मिली थी। माफ कीजिए यंग मिस वांग, आप बहुत देर हो चुकी हैं। मेरे पास जो शेयर थे वे पहले ही हस्तांतरित हो चुके हैं, चेयरमैन कुई ने क्षमा मांगते हुए कहा। क्या चेयरमैन कुई, आपको पता था कि कोई हमारे वान परिवार के शेयरों को गलत तरीके से हासिल कर रहा है, फिर भी आपने मुझे बिना बताए उन्हें किसी और को हस्तांतरित कर दिया? क्या आपको डर नहीं है कि मेरा वान परिवार आपसे हिसाब लेगा? शेयरों का हस्तांतरण हो जाने पर वान किनिंग गुस्से से आग बबूला हो गई। हे यंग मिस वांग, आपका वान परिवार वाकई शक्तिशाली है, लेकिन हुआलुन के सामने आप कुछ भी नहीं हैं। यहाँ तक कि आपके पीछे खड़े श्री लियू भी, मुझे नहीं लगता कि वे आपके वान परिवार के लिए हुआलुन को नाराज करेंगे क्या? दिखावा खत्म होते ही चेयरमैन कुई के पास अब कोई झिझक नहीं रही और उन्होंने सीधे व्यंग्य से कहा, जब हुआलुन ग्रुप कोई कदम उठाता है तो समझदार व्यक्ति जानता है कि क्या चुनना है। आपका वांग परिवार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये सिर्फ श्री लियू के दबदबे की वजह से है।
हुआलुन के सामने आपकी क्या हैसियत? क्या हुआलुन ग्रुप? ये कैसे हो सकता है? वान किनिंग चौंक गई। वान परिवार और हुआलुन ग्रुप के बीच हितों का कोई टकराव नहीं था और न ही कोई व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी। वे ऐसा कदम क्यों उठाएंगे? वैसे चूंकि हमने इतने सालों तक सहयोग किया है, मैं आपको एक संकेत देता हूँ, हार मान लो। न केवल मैं, बल्कि ओल्ड हुआन के 5% शेयर भी अब तक हुआलुन के हाथों में पहुंच चुके होंगे। क्या? ये खबर सुनकर वान किनिंग कुर्सी पर गिर पड़ी, उसकी आंखें खाली खाली सी थीं। दूसरी पार्टी पहले ही 44% शेयर हासिल कर चुकी थी, साथ ही चेयरमैन हुआन के 5% शेयर भी, यानी कुल 49%। अब अगर चेयरमैन हुआन के 5% शेयर भी हासिल कर लिए जाते तो कुल 54% शेयर हो जाते, यानी वान परिवार समूह का नियंत्रण बदल गया था। तभी उसका फोन बज उठा। हेलो, हे भगवान, तुमने हुआलुन समूह को क्यों नाराज किया? देखो, वान परिवार समूह का स्वामित्व बदल गया है। उन्होंने अभी फोन किया था और बताया कि वे वान परिवार समूह के प्रबंधन में बदलाव के लिए कल शेयरधारकों की बैठक बुला रहे हैं। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से वांग शियाओयू की गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। ये वान किनिंग के पिता थे। मैं नहीं जानती। मैंने हुआलुन समूह को कभी नाराज नहीं किया। इस समय वान किनिंग पूरी तरह से भ्रमित थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी यह हालत कैसे हो गई। तुम्हें नहीं पता? अगर नहीं पता तो उन्होंने मुझे मेरी बेटी से यह पूछने के लिए क्यों कहा कि उसने कौन से अच्छे काम किए हैं? धिक्कार है, अभी वापस आओ। दूसरी तरफ से कुछ और बार दहाड़ने के बाद फोन कट गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वान किनिंग को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने हुआलुन समूह को कैसे नाराज कर दिया। हे, चूंकि मैं एक अच्छा काम कर रही हूं तो मैं तुम्हें एक और संकेत देती हूं। हुआलुन समूह के अध्यक्ष का नाम भार्गव है। अब तुम खुद देख लो। अध्यक्ष हुआ ने बगल से खुशी से कहा, फिर मुड़कर चला गया। भार्गव, मैं चाहती हूं कि तुम्हारी भयानक मौत हो। ये सुनकर वान किनिंग को आखिरकार समझ आ गया और वह तुरंत गुस्से से भड़क उठी। इस समय वह चाहती थी कि वह भार्गव को जिंदा ही खा जाए। छोटी मालकिन, ये बुरा है। आपके जाने के बाद याओ क्वानजी ने ताइशान ग्रुप को पूरी तरह से खाली करा दिया है। आपके द्वारा छोड़े गए सभी लोगों को हटा दिया गया है। अब ताइशान ग्रुप पूरी तरह से याओ क्वानजी के नियंत्रण में है। क्या? छी! गुस्से से व्याकुल वान किनिंग खुद को रोक नहीं पाए और मुंह से खून थूक दिया। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। याओ क्वानजी, तुम सच में कुछ अलग हो। मैंने 20 साल से ज्यादा समय तक तुमसे इतना प्यार किया, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हो। कितनी जालिम हो। इस पल वान किनिंग की आंखें धीरे धीरे ठंडी और द्वेषपूर्ण हो गईं, उसका होश पूरी तरह से टूट गया। एक ही दिन में वान परिवार को ले जाया गया और याओ क्वानजी ने बगावत कर दी, जिससे उसके लिए ये सब स्वीकार करना नामुमकिन हो गया। अरे, तुम दोनों तुरंत जाओ, भार्गव को मार डालो और उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। फिर वापस आकर याओ क्वानजी और माँ बेटी ली शिन्यान को मार डालो। उसने सीधे काले और सफ़ेद अनित्यता को पुकारा और जोर से चिल्लाए, अगर मुझे यह नहीं मिला तो सब मर जाएं। वान किनिंग पूरी तरह से टूट चुकी थी और चीख पड़ी। इस समय वह किसी प्रतिशोधी भूतनी जैसी लग रही थी। उसके होठों के कोनों पर खून लगा था, बाल बिखरे हुए थे, एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। बूढ़े बाय, क्या हमें रात तक इंतजार करना चाहिए? फोन रखने के बाद जिरुई हवेली के बाहर लंबे समय से इंतजार कर रहे ब्लैक इम्परमेनेंस ने पूछा। क्या छोटी मालकिन ने तुरंत अभी नहीं कहा था? चलो अंदर चलते हैं और उस बच्चे का काम तमाम करते हैं, बूढ़े बाई ने रोते हुए से भी बदसूरत मुस्कान के साथ कहा। वुश टिल्डर, दो काली आकृतियां पल भर में जिरुई हवेली में घुस गईं। प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षा गार्ड को बस एक धुंधलापन दिखाई दिया। जब उसने गौर से देखा तो उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा, इसलिए उसने अपना सिर खुजाया, फिर से संदेह भरी निगाहों से चारों ओर देखा और अपनी ड्यूटी पर वापस लौट गया। जिरुई हवेली के विला नंबर 1 के अंदर। धिक्कार है, ये वास्तव में एक दिव्य श्रेणी की मार्शल आर्ट है। ज्ञान की गोली की सहायता के बिना इसका अभ्यास करना वास्तव में कठिन है। इस समय भार्गव ने 2 दिन बिता दिए थे और अंततः 16 शैलियों के देववध के पहले चरण को शुरू करने में सफल हो गया था। अपनी भावनाओं के बावजूद वह थोड़ा खुश महसूस कर रहा था। अचानक उसकी आंखें खिड़की की ओर सिकुड़ गईं। उसी क्षण 2 आकृतियां अचानक वहां प्रकट हुईं, एक काली और एक सफेद। उनकी आभा अत्यंत ठंडी थी। तुम कौन हो? भार्गव ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हे टिल्डर, हम प्रेत संगठन ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमेनेंस के स्वर्ण पदक विजेता हत्यारे हैं। भार्गव, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर काले वस्त्रधारी व्यक्ति तुरंत अपनी जगह से गायब हो गया और भार्गव की ओर झपटा। जैसे ही ब्लैक इम्परमेनेंस ने हमला किया, अचानक एक कंपा देने वाली भयानक हवा चली। वह तुरंत भार्गव के बगल में प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर एक क्रूर, दुष्ट मुस्कान थी। उसकी 5 उंगलियां पंजे की तरह भार्गव के माथे पर निशाना साधे हुए थीं।
लेकिन अगले ही पल वह जम गया। पंजा चूक गया। वह कहाँ है? जैसे ही ब्लैक इम्परमेनेंस के दिल में संदेह की लहर दौड़ी, उसके पूरे शरीर के बाल अचानक खड़े हो गए और वह तेजी से पीछे हट गया। गायब हुआ भार्गव ठीक उसी जगह पर फिर से प्रकट हुआ जहां ब्लैक इम्परमेनेंस अभी खड़ा था। उसे देखकर हल्की सी मुस्कान बिखेर रहा था। व्हाइट इम्परमेनेंस, जो पास में हाथ बांधे खड़ा था, अचानक अपना शांत स्वभाव खो बैठा। उसका चेहरा गंभीर हो गया, असीम सदमे से भर गया। उन दोनों में से किसी ने भी नहीं देखा था कि भार्गव अभी कैसे गायब हो गया। कुछ अजीब था। फैंटम ऑर्गेनाइजेशन में गोल्ड रैंक के हत्यारे होने के नाते, जो दुनिया के शीर्ष 10 हत्यारे संघों में से एक है, उनका अनुभव और छठी इंद्रिय अत्यंत तीव्र थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह महज एक हादसा था कि भार्गव ने उनके हमले को चकमा दे दिया। वे जानते थे कि इस बार उनका सामना एक ताकतवर प्रतिद्वंदी से हुआ है। पीछे हटो। वार करने में नाकाम रहने और प्रतिद्वंदी के हमले से बचने के तरीके को पूरी तरह समझ न पाने के कारण दोनों ने तुरंत पीछे हटने का फैसला किया। जो उनकी नाक के नीचे बिना कोई निशान छोड़े आसानी से उनके हमलों से बच सकता था, वह साफ तौर पर उनके बस की बात नहीं थी। भागने की कोशिश कर रहे हो? बहुत देर हो चुकी है, भार्गव ने ताना मारा। उसकी आवाज़ खत्म होते ही वह ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमेनेंस के भागने के रास्ते के सामने प्रकट हो गया और उन्हें रोक दिया। इससे ठीक पहले भार्गव को याओ क्वांजी का फोन आया था, जिससे उसे पता चला कि वान किनिंग ने ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमेनेंस को जियांगडू शहर भेजा है। जाहिर है वे उसके लिए ही आ रहे थे। उसने बस यह उम्मीद नहीं की थी कि फ़ोन रखने के तुरंत बाद वे आ जाएंगे। अगर यह पहले होता तो वह स्वाभाविक रूप से उनका सामना नहीं कर पाता, क्योंकि वह एक नज़र में ही समझ गया था कि ये दोनों पीक इंटरनल स्ट्रेंथ लेवल तक पहुंच चुके हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं कि ओल्ड एम किरण ने कहा था कि इन दोनों ने उस समय लगभग उनकी हत्या कर दी थी। हालांकि ये ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमेनेंस की कृपा ही थी कि ओल्ड एम किरण ने संकट के क्षण में ग्रैंड मास्टर का पद प्राप्त किया। उन्हें बस यह उम्मीद नहीं थी कि इतने वर्षों बाद भी ये दोनों लोग चरम आंतरिक शक्ति के स्तर पर ही अटके रहेंगे, इतने कमज़ोर। अगर ओल्ड एम किरण को भार्गव के विचार पता होते तो शायद वे व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब देते। वह जरूर कहता, क्या तुम्हें लगता है कि ग्रैंड मास्टर पत्ता गोभी की तरह होते हैं, कि उन तक पहुंचना इतना आसान है? ये तो सबको पता है कि बहुत से लोग अपना पूरा जीवन ग्रैंड मास्टर बनने के लिए संघर्ष करते हुए बिता देते हैं। सर्वोच्च आंतरिक शक्ति प्राप्त करना तो किसी मास्टर के लिए भी एक दुर्लभ उपलब्धि है। सांसारिक जगत में वे पूरी तरह से अजेय होते हैं। यही कारण है कि वान किनिंग अब तक बेफिक्र रह पाया है। अगर कोई ग्रैंड मास्टर नहीं आता तो ये दोनों पूरी तरह से बेजोड़ हैं। अपना भागने का रास्ता बंद देखकर ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमेनेंस तुरंत पीछे हट गए, रक्षात्मक मुद्रा अपना ली और युद्ध के लिए तैयार हो गए। इस समय उनके दिल में उथल पुथल मची हुई थी और वे बस कोसना चाहते थे। वे यहाँ एक युवक को मारने आए थे और एक ग्रैंड मास्टर से उनका सामना हो गया। ये कैसे संभव था? वे मूर्ख नहीं थे। जो कोई भी उनकी सर्वोच्च आंतरिक शक्ति के हमलों को आसानी से चकमा दे सकता है, वह ग्रैंड मास्टर ही होगा। लेकिन ये लड़का कितने साल का था? इतनी कम उम्र में ग्रैंड मास्टर स्तर का विशेषज्ञ? उन्होंने तो कभी इसके बारे में सुना भी नहीं था। फिर भी तथ्य उनकी आंखों के सामने थे और यही उनके भय का कारण था। ब्लैक और व्हाइट इम्परमेनेंस ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में निर्ममता की झलक थी। एक ग्रैंड मास्टर से बचने के लिए या तो उन्हें स्वयं ग्रैंड मास्टर स्तर पर होना चाहिए था या विशेष चाल चलन, तकनीक और क्षमताएं होनी चाहिए थीं। स्पष्ट रूप से उनके पास इनमें से कुछ भी नहीं था, इसलिए उनके पास केवल एक ही विकल्प था, लड़ना। वे भोलापन से यह नहीं मान सकते थे कि भार्गव उन्हें जाने देगा। चलो लड़ते हैं। दोनों ने पहले हमला किया। भार्गव को बाएं और दाएं से घेर लिया। व्हाइट इम्परमेनेंस ने उसके चेहरे पर हमला किया, जबकि ब्लैक इम्परमेनेंस ने उसके कमर पर वार किया। दोनों महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमला कर रहे थे और उनके वार के कोण बेहद पेचीदा थे। गोल्ड रैंक के हत्यारों और लंबे समय के साथियों से जैसी उम्मीद की जाती है, उनका तालमेल त्रुटिहीन था। अच्छा समय है, मैं तुम दोनों का इस्तेमाल अपनी नई चाल को आजमाने के लिए करूंगा। ये देखकर भार्गव भयभीत नहीं बल्कि प्रसन्न हुए और उनका पूरा आभामंडल अचानक बदल गया। उन्होंने एक कदम पीछे हटकर मुट्ठी को हथेली में बदल लिया, कलाई घुमाई और उन दोनों की ओर हथेली से प्रहार किया। प्रथम रूप, पर्वत क्षरणकारी शक्ति। उनकी आवाज के समाप्त होते ही भार्गव की हथेली के प्रहार से आसपास की हवा में अचानक जोरदार हलचल मच गई। बूम! एक धमाके के साथ काला और श्वेत अस्थायित्व हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो गए। वे प्रतिरोध करने में असमर्थ रहे और बिना किसी निशान के गायब हो गए। ये देखकर भार्गव भी अपनी हथेली से प्रहार करने की मुद्रा में वहीं जम गए। वह जानता था कि इस वार की शक्ति अपार है और वार करने के बाद उसने अनगिनत स्थितियों पर विचार किया था, लेकिन उसने हथेली के इस प्रहार की इतनी शक्ति की उम्मीद नहीं की थी। एक ही हथेली के प्रहार से वे दोनों गायब हो गए, मानो उनका अस्तित्व ही न रहा हो। अरे वाह, ये तो अद्भुत है। यहाँ तक कि भार्गव भी आश्चर्य से बोले बिना नहीं रह सका।
हथेली का ये प्रहार सचमुच विनाशकारी शक्ति का था, जिसने उन दोनों को पल भर में बिना खून का एक भी निशान छोड़े भाप बना दिया। इसी क्षण किन तियानलोंग भी ध्वनि और हवा की अजीब हलचल से आकर्षित होकर वहां आ गया। क्या हुआ? भार्गव को अभी भी अचंभित खड़ा देखकर वह संदेह से पूछने से खुद को रोक नहीं सका। भार्गव ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और किन तियानलोंग को अभी अभी हुई सारी घटना बताई। यह क्या बकवास है? सब कुछ सुनकर किन तियानलोंग का कारण ही स्तब्ध रह गया। वह पहले भी काले और सफ़ेद नित्यता से निपट चुका था। अगर उसने संकट के उस क्षण में सफलता प्राप्त न की होती तो वह उनके हाथों मारा जाता। यहाँ तक कि उसका वर्तमान रूप भी उन्हें आसानी से मार सकता था। एक ही वार में उन्हें हराना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। लेकिन वे फिर भी चरम आंतरिक शक्ति के विशेषज्ञ थे और वर्षों के समन्वित टीमवर्क और संयुक्त आक्रमण तकनीक वाले साझेदार थे। उसे सच में संदेह था कि वह उन्हें एक ही वार में धूल में मिला सकता है। ये सोचते हुए उसने भार्गव को और भी अधिक हैरानी से देखा, मानो किसी राक्षस को देख रहा हो। बड़े भाई किन, क्या चरम आंतरिक शक्ति वास्तव में इतनी कमजोर होती है? भार्गव ने पूछे बिना नहीं रह सका, जिस पर किन तियानलोंग ने लगातार आंखें घुमाईं। कमजोर? तुम ही तो इंसान नहीं हो। ठीक है, चरम आंतरिक शक्ति के विशेषज्ञों को उन प्राचीन मार्शल परिवारों में भी शीर्ष युद्ध शक्ति माना जाता है। किन तियानलोंग के मन में इस समय 10,000 गालियां चल रही थीं। वह तय नहीं कर पा रहा था कि उन्हें जुबान पर लाए या नहीं। खैर, चरम आंतरिक शक्ति के विशेषज्ञ अब वास्तव में तुम्हारी तुलना में कुछ भी नहीं हैं। आखिरकार हम दोनों चरम ग्रैंड मास्टर हैं और उन्हें एक ही वार में मार गिराना आसान है। अगर हम किसी दूसरे ग्रैंड मास्टर का सामना कर रहे होते तो यह इतना आसान नहीं होता। अपने सदमे को कम करने की कोशिश करते हुए किन तियानलोंग ने गंभीरता से बात की। अंदर ही अंदर वह कई तरह की भावनाओं से घिरा हुआ था। क्या उसने दशकों की साधना व्यर्थ कर दी? भार्गव की उम्र कितनी थी? ऐसा लगता था कि उसने अभी अभी साधना शुरू की है। एक ही झटके में 2 चरम आंतरिक शक्ति विशेषज्ञों को मार गिराना और उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देना, ये कितना भयानक था। सौभाग्य से कुछ दिन पहले जब उन्होंने अभ्यास किया था तब इस लड़के ने इस चाल का इस्तेमाल नहीं किया था, वरना क्या वह भी मर नहीं जाता? अगर ऐसा होता तो वह किससे शिकायत करता? क्या सच में? मुझे लगा था कि वे पलटवार करने के लिए बहुत कमजोर हैं। बड़े भाई किन, क्या आप बाद में खाली हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी अभी अपने हथेली के वार की आधी ताकत भी इस्तेमाल नहीं की। बाद में मैं आप पर पूरी ताकत से वार करूंगा ताकि मैं उसकी असली ताकत का अंदाजा लगा सकूं और अगली बार क्या उम्मीद करनी है ये जान सकूं। किन तियानलोंग की बातें सुनकर भार्गव ने सोच समझकर सिर हिलाया। पफ टिल्ड किन तियानलोंग, जिसने अभी अभी अपना शराब का घड़ा निकाला था और घबराहट कम करने के लिए शराब का एक घूंट पिया था, तुरंत उसे थूक दिया। ओह, मेरी बाद में एक अपॉइंटमेंट है। आपके दांव को परखने के लिए आपको बस एक खाली जगह ढूंढनी है और एक बड़ी चट्टान पर वार करना है, आप समझ जाएंगे। बाद में जब समय मिलेगा तो मैं आपके साथ अभ्यास करूंगा। वैसे भी चूंकि आप ठीक हैं, मैं अब चलता हूं। मैं उन्हें इंतजार नहीं करवा सकता। इतना कहकर बूढ़ा किन तुरंत गायब हो गया। क्या मजाक कर रहे हो? उसे मुझे निशाना बनाने दोगे? क्या यह मौत को दावत देना नहीं है? उसने 2 चरम आंतरिक शक्ति विशेषज्ञों को पल भर में मार डाला, कोई निशान नहीं छोड़ा, और फिर भी यह उसकी शक्ति के आधे से भी कम था। अगर वह अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करता तो किन तियानलोंग उसका सामना नहीं कर पाता। एक ही बार में वह अपंग हो जाता। जिनलिंग, ताइशान ग्रुप के सीईओ का कार्यालय। याओ क्वांजी, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। क्या तुम बगावत करने के लिए इतने बेताब हो? क्या मैंने इतने सालों तक तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया? वान किनिंग कुर्सी पर बैठी याओ क्वांजी को देख रही थी, जिसे उसके मातहतों ने जमीन पर गिरा दिया था। उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था। खांसी, हम्फ, मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया। हा, सबको पता है कि हमारे बीच असल में क्या चल रहा है। अब तुम्हारा वान परिवार खत्म। मुंह से खून उगलते हुए याओ क्वांजी पागलों की तरह हंसने लगा। उसे पहले ही खबर मिल चुकी थी कि वान परिवार को हुआलुन ग्रुप ने सीधे अपने कब्जे में ले लिया है। हम्फ, मैं खत्म। यह मत भूलो कि मेरे वान परिवार को श्री लियू का समर्थन प्राप्त है। श्री लियू, ये तो हुआलुन ग्रुप ने किया है। श्री लियू बेशक ताकतवर हैं, लेकिन क्या वह सिर्फ तुम्हारे लिए हुआलुन को नाराज करेंगे? हा, हालांकि याओ क्वांजी इस समय जमीन पर गिर पड़ा था, लेकिन उसे अंदर ही अंदर बेहद खुशी महसूस हो रही थी। 20 साल से ज्यादा समय में उसने कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की थी। हंसते रहो, क्योंकि तुम इतने निर्दयी हो। मुझे दोष मत दो। जल्द ही मैं तुम्हारी प्रेमिका को तुमसे मिला दूंगा। हा। इस समय वान किनिंग भी बेतहाशा हंस पड़ी। उसकी आंखों में नफरत और बढ़ गई। अरे नीच औरत, अगर हिम्मत है तो आओ मुझसे। वान किनिंग को किरण और उसकी मां को नुकसान पहुंचाने का इरादा करते हुए सुनकर याओ क्वांजी की आंखें तुरंत लाल हो गईं और वह दहाड़ा। जिनलिंग ली परिवार। मुख्य हॉल में कई लाशें बिखरी पड़ी थीं। सभी ली परिवार के रक्षक थे।
किरण और उसकी माँ ली परिवार की मुखिया और अन्य लोग डर के मारे पीछे हट गए और अपने सामने 3 नकाबपोश काले आदमियों को घूरने लगे। इन तीनों काले आदमियों के कपड़ों की छाती पर एक लाल प्रेत चिन्ह कढ़ाई किया हुआ था, जो दर्शाता था कि वे प्रेत संगठन से संबंधित थे। लिन तियानशेंग द्वारा पीछे छोड़े गए कुछ सुरक्षाकर्मी भी बुरी तरह घायल थे और किरण और उनके पीछे मौजूद अन्य लोगों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। क्या तुम फैंटम खुलेआम मेरे शिया देश पर युद्ध की घोषणा कर रहे हो? प्रमुख सुरक्षा अधिकारी वांग वेबिन गुस्से से चिल्लाया, उसके मुंह के कोने पर खून लगा हुआ था। हे, तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। अगर हम तुम सबको मार दें तो किसे पता चलेगा कि ये हमने किया है? काले कपड़ों वाले एक आदमी ने ताना मारा। भले ही फैंटम दुनिया के 10 सबसे बड़े हत्यारे संगठनों में से एक था, वे शिया देश से दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि इस बार उन्हें जो आदेश मिला था वह किरण और उसकी मां को ले जाने और यहां मौजूद बाकी सभी को मार डालने का था। बिना किसी जीवित व्यक्ति या सबूत के शिया देश स्वाभाविक रूप से उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। समय बर्बाद करना बंद करो। समस्याएं उत्पन्न होने से पहले ही कार्रवाई करें। हमला करो। एक और काले वस्त्रधारी व्यक्ति, जो तीनों का नेता प्रतीत हो रहा था, ने गहरी आवाज में कहा और तुरंत हमला कर दिया। बूढ़े झांग, दानू, मेरे साथ मिलकर उन्हें रोको। फूजी, छोटी कुतिया, किरण और बाकी सबको लेकर जल्दी से भागो। ये देखकर कि विरोधी यहाँ सबको मार डालने पर तुले हुए हैं, वांग वेबिन चिल्लाया और दानू और बूढ़े झांग के साथ आगे बढ़ गया। हम्फ, एक चींटी एक विशाल गाड़ी को पलटने की कोशिश कर रही है, अपनी ही समझ से ज्यादा बड़ा समझ रहे हो। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने तिरस्कारपूर्वक कहा। बैंग बैंग बैंग, एक ही वार में वांग वेबिन और बाकी दोनों तुरंत पीछे हट गए। उनके चेहरे तुरंत पीले पड़ गए, उनके सीने के कपड़े खून से लाल हो गए, उनकी चोटें और भी गंभीर हो गईं। आखिरी दम तक लड़ो। वांग वेबिन और उसके साथी सभी युद्ध के मैदानों में रहे थे और खून देख चुके थे। हालांकि उनकी युद्ध शक्ति उनसे पहले के तीनों से कम थी, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प बेजोड़ था। तीनों ने दांत पीसकर हठपूर्वक रास्ता रोक दिया और अतिरिक्त सैनिकों के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही उन्हें तीनों आदमी दिखाई दिए, वांग वेबिन ने तुरंत किसी को लिन तियानशेंग को सूचित करने का आदेश दिया। उन्हें जवाब मिला कि अतिरिक्त सैनिक पहले ही रवाना हो चुके हैं और उन्हें हर कीमत पर किरण और उसकी मां की रक्षा करनी होगी और आधे घंटे तक डटे रहना होगा। इससे वे लोग थोड़े असमंजस में पड़ गए। क्या जनरल लिन को पहले से ही पता था? हालांकि जैसे ही उनका सामना हुआ, उन्हें पता चल गया कि वे मुसीबत में हैं। उनके सामने खड़े तीनों आदमी फैंटम संगठन के सदस्य थे, असाधारण रूप से कुशल थे। वे पूरी तरह से उनके सामने टिके रहने में असमर्थ थे। अब तक उनका टिके रहना केवल उनकी असाधारण शारीरिक क्षमता और इच्छाशक्ति के कारण था। लेकिन केवल 15 मिनट से कुछ अधिक समय के बाद वे लगभग थक चुके थे। उन लोगों ने बहादुरी से फिर से आगे बढ़कर हमला किया, लेकिन विरोधियों ने उन्हें एक बार फिर पीछे धकेल दिया। इस बार तीनों जमीन पर गिर पड़े, उनके मुंह से लगातार खून बह रहा था और वे फिर से लड़ने में पूरी तरह असमर्थ थे। हमें खेद है जनरल लिन, हम अक्षम थे। वांग वेबिन ने करवट बदलने और फिर से खड़े होने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था। इस समय वह बिल्कुल भी ताकत नहीं लगा पा रहा था, उसका पूरा शरीर मानो टूट रहा था। बूढ़ा झांग और दानियू भी जमीन पर पड़े थे, खून थूक रहे थे और हौंफ रहे थे। हम्फ, चींटी जैसे कचरे, मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। काले कपड़ों वाले आदमी ने गुस्से से कहा। अगर वांग वेबिन और बाकी लोगों का लगातार पीछा न किया होता तो वे अपना मिशन बहुत पहले ही पूरा कर चुके होते। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और वांग वेबिन के माथे पर जोर से थप्पड़ मारा। बैंग, धीमी सी आवाज सुनकर पहले से ही निराश वांग वेबिन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। एक लंबा सीधा व्यक्ति सामने आया। वांग वेबिन को खत्म करने ही वाला काला वस्त्रधारी व्यक्ति उस व्यक्ति के एक ही वार से हवा में उड़ गया। वह अब जमीन पर तड़प रहा था, उसकी सांसें अंदर लेने से ज्यादा बाहर निकल रही थीं। थोड़ी देर तड़पने के बाद वह हिलना बंद कर दिया। तीसरा भाई, बाकी दोनों ने चिल्लाकर कहा और तुरंत ही उस नए व्यक्ति को एक दुर्जय शत्रु मानकर अचानक आए उस व्यक्ति की ओर मुंह करके खड़े हो गए। महामहिम, आप कौन हैं? काले वस्त्रधारी प्रमुख व्यक्ति ने गंभीरता से पूछा। तुम मेरी स्त्री को छूने की हिम्मत करते हो, फिर भी तुमने यह नहीं पूछा कि मैं कौन हूं? नए व्यक्ति ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। भार्गव। ये सुनकर काले वस्त्रधारी प्रमुख व्यक्ति स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गया। वह उलझन में था। क्या काला और श्वेत नित्यता भार्गव को मारने नहीं गए थे? वह अभी भी यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? क्या वे एक दूसरे से नहीं मिले? और भार्गव अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? उसने उनके तीसरे भाई को एक ही वार में मार डाला। आखिरकार उनका तीसरा भाई एक मार्शल आर्टिस्ट था जिसने बाह्य शक्ति में बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। रुको, भार्गव अभी अभी कैसे प्रकट हुआ? उसने कुछ भी क्यों नहीं देखा? जब वह इस बारे में सोच रहा था, भार्गव के पास शिष्टाचार के लिए समय नहीं था और उसने तुरंत अपना कदम उठाया। मैं
दो धमाकों के साथ शेष दो काले वस्त्रधारी तुरंत गिर पड़े, एक शब्द भी नहीं बोल पाए। बहुत बकवास, भार्गव ने गुस्से में कहा और वांग वेइबिन और जमीन पर पड़े दो अन्य लोगों की ओर मुड़ा। हालांकि तीनों बुरी तरह घायल और कमजोर थे, लेकिन इससे उन्हें अभी अभी घटी घटना को देखने से नहीं रोका जा सका। उनके दिलों में जो सदमा था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। हालांकि वे सैनिक राजाओं जितने कुशल नहीं थे, लेकिन उनसे बहुत पीछे भी नहीं थे, अन्यथा वे महान चिकित्सा गुरु लिन तियानशिन के सुरक्षाकर्मी होने के योग्य नहीं होते। इन प्रेतों का सामना करते हुए वे जानते थे कि उनका सामना उन महान प्राचीन मार्शल आर्टिस्टों से हुआ है। यहाँ तक कि अगर कोई सैनिक राजा भी आ जाए तो भी वे शायद उन्हें हरा नहीं पाएंगे। लेकिन अब इस युवा भार्गव ने उन तीनों आदमियों को बड़ी आसानी से मार गिराया था जिन्होंने लगभग उन्हें जान से मार डाला था। क्या वह भी कोई प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट हो सकता है? इस सब को अपनी आंखों से देखकर वे और भी हैरान रह गए। भार्गव, नए आए व्यक्ति को देखकर किरण और बाकी लोग जो पीछे हट रहे थे रुक गए। भार्गव को हथियारों का इतनी आसानी से सफाया करते देख सभी गहरे सदमे में थे। किरण भय और चिंता से आनंद की ओर बढ़ते हुए वह तुरंत आगे बढ़ गया। माफ करना, मुझे देर हो गई, लेकिन अब सब ठीक है। भार्गव मुस्कुराए और किरण के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे दिलासा दिया। मैं ठीक हूँ। ये सब बड़े भाई वांग और उन सभी की वजह से है जिन्होंने हमारी जान बचाई, लेकिन अब वे। किरण ने सिर हिलाया, फिर पास में पड़े वांग वेइबिन और दो अन्य लोगों को चिंता से देखा जो लगभग अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ। ये कहते हुए भार्गव उनके पास गए। उन्होंने तीनों आदमियों को देखा, उनकी हालत समझी, दो उंगलियां उठाईं और हवा में कई बार उनकी ओर इशारा किया। फिर उन्होंने तीनों को पहले से तैयार एक एक दवा की गोली निगलने को दी और खड़े हो गए। अगले ही पल सभी के आश्चर्य से भरे नज़ारों के बीच वांग वेइबिन और दो अन्य लोग झटके से जमीन से उछल पड़े। अरे बाप रे! वांग वेइबिन और बाकी दो लोगों को जो कुछ पल पहले अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, अब ऐसे उछलते हुए देखकर जैसे कुछ हुआ ही न हो। सब लोग चौंक गए। अगर उनके शरीर पर खून के धब्बे न होते तो कोई यकीन ही नहीं करता कि ये तीनों कुछ ही सेकंड पहले मौत के मुंह से बाल बाल बचे थे। वांग वेइबिन और बाकी दो लोग भी बेहद हैरान थे। इसमें कोई हैरानी नहीं कि ओल्ड लिन लगातार भार्गव की तारीफ करते रहते थे, कहते थे कि वह कितने अद्भुत हैं। यह अद्भुत कैसे हो सकता है? उन्होंने तो लगभग सबको डरा ही दिया था। भार्गव के तरीके चमत्कारिक थे, उनकी समझ से परे। इस समय उनकी निगाहें भार्गव की ओर बदल गईं, सम्मान, प्रशंसा और कृतज्ञता से भर गईं। किरण ने भार्गव को चमकती निगाहों से देखा। भला उसे गर्व क्यों न होता जब उसका आदमी इतना असाधारण हो। ली परिवार के ओल्ड मास्टर ली फेंग नियान ने तो सारे विचार त्याग दिए थे। पहले तो ओल्ड मास्टर भार्गव की दौलत और उनके द्वारा सोचे गए रुतबे से पहले ही प्रभावित हो चुके थे, क्योंकि ली परिवार उनके सामने टिक नहीं सकता था। पिछले 2 दिनों में ये जानकर कि शियांगजियांग स्थित हुआलुन समूह भार्गव का है, उन्हें और भी गहरा सदमा लगा। आज भार्गव आकाश से उतरे और उन्होंने बड़ी सहजता से उन 3 लोगों का सामना किया जिन्हें सैनिकों के राजा के समान शक्तिशाली वांग वेइबिन भी नहीं संभाल पाए थे, जिससे गुरुजी एक बार फिर चकित रह गए। और अभी कुछ ही क्षण पहले भार्गव ने बड़ी सहजता से मृत्यु के कगार पर खड़े 3 लोगों को ठीक कर दिया, जिससे गुरुजी को ऐसा लगा मानो उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ देखा ही न हो। इस समय उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं बची थी। ऐसे दामाद के साथ जब तक वे उनसे मजबूती से जुड़े रहेंगे, ली परिवार को समृद्धि की चिंता क्यों होगी। मैं ताइशान समूह जा रहा हूँ। यहाँ सब कुछ ठीक देखकर भार्गव ने एनकी से कहा और जाने की तैयारी करने लगे। भार्गव, आपको सावधान रहना चाहिए। भार्गव के ताइशान समूह जाने की बात सुनकर एनकी और उसकी माँ कांप उठीं। वे समझ गईं कि भार्गव याओ क्वांजी से संबंधित मामले को सुलझाने जा रहे हैं। चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हारा पारिवारिक मिलन होगा। अपनी चाची के साथ मिलकर बढ़िया खाना बनाओ, आज रात हम सब मिलकर खूब शराब पिएंगे। भार्गव ने मुस्कुराते हुए एनकी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। एनकी ने खुशी से भरी आंखों से जवाब दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस दिन का वह बेसब्री से इंतजार कर रही थी वह इतनी जल्दी आ जाएगा। और यह सब भार्गव ने उसके लिए किया था। उनकी आकृति हिली और पल भर में वहां से गायब हो गई, जिससे भीड़ एक बार फिर प्रशंसा से दंग रह गई। श्री भार्गव सचमुच एक दिव्य प्राणी हैं। जी हाँ, बूढ़े नीयू, श्री भार्गव ने मेरी जान बचाई। मुझे भविष्य में उनका एहसान चुकाना होगा। हे, तुम बहुत ज्यादा चिंता करते हो। श्री भार्गव की क्षमताओं के आगे तुम उनका एहसान कैसे चुका सकते हो? अरे, ऐसा नहीं कह सकते। श्री भार्गव के पास जरूर कुछ काम या छोटे मोटे काम होंगे जिनके लिए उन्हें लोगों की जरूरत होती है ना? बिल्कुल सही। श्री भार्गव के लिए छोटे मोटे काम करना बुरा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अब पहरेदार खुशी से हंस रहे थे, जिससे ली फेंगनियान और बाकी लोगों ने एक बार फिर आह भरी कि ली परिवार का सामना सचमुच एक ड्रैगन से हुआ है।
सैनिकों के राजाओं के समान बलवान ये सैनिक भी भार्गव के लिए छोटे मोटे काम करने में प्रसन्न थे। जिनलिंग ताइशान समूह अध्यक्ष कार्यालय। तीनों बूढ़े यू भाई अभी तक क्यों नहीं लौटे? वान किनिंग को अचानक गुस्सा आया, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वे जल्द ही लौट आएंगे, एक अधीनस्थ ने उत्तर दिया। दुष्ट स्त्री, तुम्हारी भयानक मृत्यु होगी। याओ क्वांजी इस समय भी दहाड़ रहा था। मैं चैन से मरूंगी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में मैं तुम्हारे खून के रिश्तों को भयानक मौत दूंगी। मेरे अधीनस्थों ने बहुत समय से खून की गंध नहीं सूंघी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे माँ बेटी उन्हें संतुष्ट कर पाएंगी। हा हा हा। वान किनिंग की दुष्ट हंसी नरक के शैतान की तरह याओ क्वांजी को लगातार उकसा रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं भूत बनकर भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। याओ क्वांजी गुस्से से दहाड़ा, उसकी आंखें क्रोध से फट रही थीं। चिंता मत करो, जब तुम खुद ये प्रदर्शन देख लोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को फिर से मिला दूंगी। वैसे भी तुम्हारी होने वाली मंगेतर शायद नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। कहावत है, प्यार जितना गहरा होता है नफरत भी उतनी ही गहरी होती है। वान किनिंग अब याओ क्वांजी और बाकी दोनों को बेरहमी से तड़पाना चाहती थी। केवल इसी तरह वह अपने दिल की नफरत को शांत कर सकती थी। ओह, तो मुझे अफसोस है कि मुझे आपको निराश करना पड़ेगा। अचानक एक व्यंग्य भरी आवाज गूंजी। दफ्तर में मौजूद सभी लोग चौंक गए। आवाज का पीछा करते हुए उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवक खिड़की से टिका हुआ है और वान किनिंग को शरारती मुस्कान के साथ देख रहा है। भार्गव, वान किनिंग ने हैरानी से उस व्यक्ति को देखा। जी हाँ, मैं ही हूँ। ये कैसे संभव है? भार्गव को यहाँ सुरक्षित देखकर वान किनिंग बहुत हैरान थी। उसने उसे मारने के लिए काले और सफेद अनित्यता को भेजा था। क्या वे उसे चूक सकते थे? असंभव। अगर ऐसा होता तो ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमेनेंस ने उसे फोन करके जरूर सूचित किया होता। पीछे हटो। जैसे ही वह सोच रही थी, उसके पीछे खड़े एक सलीकेदार बुजुर्ग अचानक सामने आ गए और उसे सुरक्षा प्रदान की। अंकल सेन, आप क्या कर रहे हैं? इस अचानक दृश्य ने वान किनिंग को हैरान कर दिया। ये तो ग्रैंड मास्टर हैं। अंकल सेन ने भार्गव को गंभीरता से देखा, जरा भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। क्या ये कैसे संभव है? वान किनिंग याओ क्वांजी जैसे सांसारिक लोगों से अलग थी। वह हमेशा श्री लियू के संपर्क में रही थी और स्वाभाविक रूप से प्राचीन मार्शल आर्ट के बारे में कुछ जानकारी रखती थी। एक ग्रैंड मास्टर अजगर की तरह होते हैं, उनका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। ये वह वाक्य था जो उसने श्री लियू से अक्सर सुना था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि भार्गव वास्तव में एक ग्रैंड मास्टर होंगे। हालांकि अंकल सेन के बताने के बाद उसे एहसास हुआ कि भार्गव खिड़की के बाहर से अंदर आए थे। ये 33वीं मंजिल थी। एक साधारण व्यक्ति 33वीं मंजिल के बाहर से कैसे प्रवेश कर सकता है? इसका उत्तर केवल एक ग्रैंड मास्टर ही दे सकते हैं। ग्रैंड मास्टर स्तर पर पहुंचने के बाद कोई भी हवा में चल सकता है, जिससे 33वीं मंजिल तक उड़कर जाना और बाहर से प्रवेश करना आसान हो जाता है। ये सोचकर उसे डर लगने लगा, लेकिन अंकल सेन को देखकर उसे तसल्ली मिली। अंकल सेन एक उच्च कोटि के ग्रैंड मास्टर थे जिन्हें श्री लियू ने उसके साथ यहाँ भेजा था, और वे उसके सबसे बड़े तुरुप के पत्ते थे। महान गुरु लू, काला और सफेद नित्यता। अंकल सेन ने शांत भाव से भार्गव की ओर देखा और सम्मानपूर्वक उन्हें संबोधित किया। ग्रैंड मास्टर स्तर पर पहुंचने के बाद व्यक्ति ड्रैगन बन जाता है। भले ही वे स्वयं एक ग्रैंड मास्टर थे और वह भी उच्च कोटि के ग्रैंड मास्टर, फिर भी उन्हें महान गुरु या ग्रैंड मास्टर की सम्मानजनक उपाधियों का प्रयोग करना पड़ता था। ये प्राचीन मार्शल आर्ट का नियम था। मृत, भार्गव ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। भले ही अंकल सेन ने उत्तर का अनुमान लगा लिया था, फिर भी वे भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सके। वह काले और सफेद नित्यता की शक्ति को जानता था। अगर उसका सामना उनसे होता तो वह स्वाभाविक रूप से उन्हें मार सकता था, लेकिन वह एक शिखर ग्रैंड मास्टर था। वह केवल इतना ही बता सकता था कि उसके सामने खड़ा भार्गव एक ग्रैंड मास्टर है। शिखर ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने की बात करें तो उसने इस पर विचार ही नहीं किया था। उसने इस भार्गव के बारे में कभी सुना भी नहीं था। भले ही वह किसी पुराने दानव द्वारा प्रशिक्षित एक विलक्षण प्रतिभा हो, इस उम्र में ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने के लिए कई शक्तियों का उपयोग करके साधना करनी पड़ी होगी। लेकिन शिखर ग्रैंड मास्टर तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, जब तक कि वह किसी गुप्त परिवार का शिष्य न हो। लेकिन लंबे समय से यह नियम चला आ रहा था कि गुप्त परिवारों के शिष्यों को सांसारिक दुनिया में आसानी से प्रकट नहीं होना चाहिए। फिर भी वह कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था। कौन जानता था कि कोई अप्रत्याशित राक्षस प्रकट होकर इन नियमों की अवहेलना न कर दे। क्यों न हम इस मामले को यहीं समाप्त कर दें। इस प्रकार अंकल सेन ने पहले बात की। अंकल सेन, उनकी यह बात सुनकर वान किनिंग घबरा गई। चुप रहो, ये तुम्हारा बोलने का स्थान नहीं है, अंकल सेन ने अपनी पिछली शालीनता को त्यागते हुए सख्ती से चिल्लाया। वान किनिंग का दिल कांप उठा और वह तुरंत चुप हो गई, लेकिन भार्गव की ओर उसकी निगाहें अभी भी द्वेष से भरी थीं। महान गुरु लू, हमारे जैसे लोगों को सांसारिक मामलों पर जान की बाजी लगाने की जरूरत नहीं है।
मेरा सुझाव है कि हम इस मामले को यहीं छोड़ दें। अंकल सेन ने फिर कहा। ओह ठीक है, बशर्ते आप उसकी जान छोड़ दें। भार्गव ने मुस्कुराते हुए वान किनिंग की ओर इशारा किया। ऐसा नहीं चलेगा, वह मेरे गुरु की है। ये सुनकर अंकल सेन ने भौहें चढ़ाईं। तो फिर इस पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, भार्गव ने हाथ फैलाते हुए कहा। मैं इस मामले को यहीं खत्म करने को तैयार था, क्योंकि मैंने देखा कि इतनी कम उम्र में तुम्हारे लिए ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचना आसान नहीं था। अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। चाचा सेन के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। अगर लड़ना ही है तो लड़ो, ये बकवास बंद करो। भार्गव से वान किनिंग को बख्शने की विनती। भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उसने भार्गव और किरण की माँ बेटी की हत्या के लिए लोगों को भेजा था, जाहिर है उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता था। मौत को दावत दे रहे हो? ये सुनकर चाचा सेन भड़क उठे और तुरंत हरकत में आ गए। अच्छा समय है। बूढ़े सेन को अपना दांव चलते देख भार्गव आश्चर्यचकित नहीं बल्कि प्रसन्न हुआ। उसने बूढ़े किरण को लंबे समय से परेशान किया था, लेकिन किरण ने उससे मुकाबला करने से साफ इनकार कर दिया था। वह बस किसी अन्य ग्रैंड मास्टर के साथ मुकाबला न कर पाने की चिंता में था, और अब एक ग्रैंड मास्टर उसके दरवाजे पर आ गया था। भार्गव की आकृति पलक झपकते ही हमले से बच गई और वह खिड़की से बाहर उड़ गया। सीईओ का कार्यालय ग्रैंड मास्टर्स के लिए तबाही मचाने के लिए बहुत छोटा था। बूम बूम बूम, जोरदार टक्कर की आवाजें गूंजी और पल भर में दोनों ने दर्जनों दांव चलाए। वान किनिंग और अन्य लोग लगातार सदमे में देखते रहे। हालांकि बूढ़े सेन कई वर्षों से उसके साथ थे, वान किनिंग ने उन्हें कभी अपनी आंखों से दांव चलते नहीं देखा था। आखिरकार सामान्य मामलों को पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमेनेंस द्वारा निपटाया जा सकता था। बूढ़े सेन जैसे शिखर ग्रैंड मास्टर को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब इसे अपनी आंखों से देखकर उसके दिल में गहरा सदमा साफ झलक रहा था। उसे सबसे ज्यादा हैरानी भार्गव को देखकर हुई। वान किनिंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना जवान आदमी न सिर्फ इतनी दौलत का मालिक होगा, बल्कि ग्रैंड मास्टर लेवल तक भी पहुंच जाएगा। ये तो सरासर अमानवीय था। हालांकि सदमे के अलावा उसे कोई चिंता नहीं थी। श्री लियू ने एक बार कहा था कि आज के धर्मनिरपेक्ष जगत में बूढ़ा सेन यकीनन एक उच्च कोटि का योद्धा है, और केवल शिया साम्राज्य के पूर्व युद्ध देवता किन तियानलोंग ही उसका मुकाबला कर सकते हैं। इसके अलावा किन तियानलोंग बुरी तरह घायल हो चुके थे और सेवानिवृत्त हो चुके थे। इतने सालों बाद उतार चढ़ाव के साथ हो सकता है कि अब किन तियानलोंग बूढ़े सेन का प्रतिद्वंदी भी न हो। इसलिए भार्गव की ताकत देखकर वह हैरान तो थी, लेकिन उसे नहीं लगता था कि बूढ़ा सेन हार जाएगा। यह मत सोचो कि भार्गव के आने से तुम बच जाओगे। वह बूढ़े सेन का प्रतिद्वंदी नहीं होगा। याओ क्वांजी की आंखों में आश्चर्य और आशा देखकर वान किनिंग ने फिर से ताना मारा। हालांकि बाहर खड़ा बूढ़ा सेन अब इतना शांत नहीं था। पहले तो वह भार्गव को काबू में रख पा रहा था, लेकिन दर्जनों चालों के बाद वह भयभीत हो गया। अब दोनों लगभग बराबरी पर लड़ रहे थे। इसके अलावा उसने देखा कि जैसे जैसे भार्गव लड़ रहा था, उसकी चाल और अपनी ताकत पर नियंत्रण और भी बेहतर होता जा रहा था। कई बार तो वह बाल बाल बच गया। वह एक गुप्त परिवार से था और उसे व्यापक ज्ञान था। इन दर्जनों चालों के बाद उसे यकीन हो गया था कि भार्गव उसका इस्तेमाल एक पत्थर की तरह कर रहा है। वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति भी था, और इस तरह का व्यवहार देखकर स्वाभाविक रूप से वह क्रोधित हो गया। बच्चे, मरना। इस पर उसने तुरंत हाथ के इशारे किए और उसका पूरा ऑरा बदल गया। वह गंभीर हो गया। उसकी हथेली तुरंत लाल हो गई, मानो भयंकर आग में घिरी हो। स्वर्ग को जलाने वाली हथेली। एक जोरदार चीख के साथ बूढ़े सेन ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। तुरंत ही एक झुलसा देने वाली सनसनी दौड़ गई और आसपास की हवा मानो आग पकड़ने वाली थी। अच्छा समय है, भार्गव ने धीमी आवाज में चीखते हुए अपनी हथेली से हमले का जवाब दिया, मानो सीधे टक्कर लेने का फैसला किया हो। बूढ़े सेन ने मन ही मन उपहास किया। उसने स्वर्ग को जलाने वाली हथेली का अभ्यास करने में दशकों बिताए थे, यहाँ तक कि किन तियानलोंग भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता। इस बच्चे की तो बात ही छोड़ो। सचमुच एक नवजात बछड़ा बाघ से नहीं डरता। बैंग, हथेलियां सीधे टकराईं, जिससे धरती को हिला देने वाली गर्जना हुई। उनके आसपास की हवा स्पष्ट रूप से मत गई। स्वर्ग को जलाने वाली हथेली के प्रभाव से अविश्वसनीय रूप से गर्म हो गई। क्या? लेकिन अगले ही पल बूढ़े सेन चौंक उठे और तुरंत दर्जनों मीटर पीछे हट गए। आश्चर्य और संदेह से भार्गव को देखते हुए बोले, ये कैसे संभव है? उसने सचमुच इसे झेल लिया। खिड़की से देख रही वान किनिंग भी इस क्षण आश्चर्य से चिल्ला उठी। ये बूढ़े सेन की प्रसिद्ध मार्शल कला थी, जो उनके समान स्तर के लोगों के बीच लगभग अजेय थी। फिर भी भार्गव ने इसे सीधे झेल लिया। इतना ही नहीं, भार्गव पूरी तरह से सुरक्षित भी दिखाई दिया। ये कैसे संभव था? वान किनिंग जो सोच रही थी, वही बूढ़े सेन भी इस समय सोच रहे थे। बच्चे, तुम आखिर हो कौन? इस बार बूढ़े सेन का संकल्प डगमगा गया। इतनी शक्ति रखने के लिए भार्गव को पीछे से किसी अद्वितीय अनुभवी योद्धा का मार्गदर्शन अवश्य मिल सकता है।
अन्यथा भले ही उसके पास भी ग्रैंड मास्टर की शक्ति हो, वह उस हथेली के प्रहार को बिना खरोंच के नहीं झेल सकता था। हालांकि अब तक भार्गव द्वारा प्रदर्शित शक्ति भी ग्रैंड मास्टर स्तर तक नहीं पहुंची थी। बूढ़े साहब, आपका हथेली का वार काफी अच्छा था, अब आप मेरी एक मार खाकर देखिए। भार्गव ने मुस्कुराते हुए अपने थोड़े दर्द भरे और जलते हुए हाथों को हिलाया। मन ही मन वह थोड़ा हैरान भी था। युद्ध शक्ति पर नियंत्रण सीखने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि बूढ़े सेन से लड़ने के लिए धीरे धीरे उसे बढ़ाया था, जिसके कारण पहले वह अपनी शक्ति को दबा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन अब उसे लग रहा था कि वह अपनी युद्ध शक्ति को अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकता है, खासकर बूढ़े सेन द्वारा अपने मार्शल कौशल का उपयोग करने के बाद उसे लगा कि अब अपने मार्शल कौशल को निखारने का समय आ गया है। पहले जब उसने ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमेनेंस को मारा था, तब गॉडस्लेयर के पहले ही वार से पूरी ताकत नहीं निकली थी कि दोनों हवा में उड़ गए थे। अगर उसने समय रहते अपनी हथेली पीछे नहीं खींची होती, तो भार्गव को लगा कि बची हुई ताकत से उसका विला ध्वस्त हो जाता। लेकिन अब उसका प्रतिद्वंदी भी एक पीक ग्रैंड मास्टर था। बूढ़े एम किरण ने कहा था कि केवल समान रैंक के प्रतिद्वंदी ही इस वार को निखारने में उसकी मदद कर सकते हैं। इसलिए बोलते ही उसकी पूरी आभा बदल गई। एक गोलाकार गति और हथेली के धक्के से उसने तुरंत अपना वार पूरा किया। पर्वत कुचलने वाली शक्ति, ये 3 शब्द उसके होठों से निकलते ही भार्गव 10,000 जिन की ऊर्जा से लैस होकर तुरंत बूढ़े मैनसेन के सामने प्रकट हुआ और हथेली आगे बढ़ा दी। हे भगवान! आमतौर पर संयमित रहने वाले बूढ़े मैनसेन के मुंह से भी इस क्षण अपशब्द निकल गए, क्योंकि यह आभा सचमुच बहुत भयानक थी। क्या यह अभी भी एक पीक ग्रैंड मास्टर है? ये किसी महान ग्रैंड मास्टर शिखर के हमले से भी ज्यादा भयानक क्यों लग रहा है? इस क्षण आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा मानो पल भर में ही समाप्त हो गई और भार्गव की हथेली से संसार को नष्ट करने वाली शक्ति का एक तेजा फूट पड़ा। बूम! नहीं, एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके साथ दूर से एक चीख सुनाई दी और आसपास का वातावरण पल भर में शांत हो गया। इस समय वान किनिंग, याओ क्वांजी, सीईओ के कार्यालय में मौजूद सभी लोग और यहां तक कि दौड़कर आए किन तियानलोंग भी स्तब्ध रह गए और भार्गव अपनी हथेली से प्रहार करने की मुद्रा में वहीं जम गए। यह क्या हो रहा है? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि समान रैंक के ग्रैंड मास्टर मुझे प्रशिक्षण दे सकते हैं? बूढ़ा सेन, जैसे काला और श्वेत नित्यता, एक ही प्रहार के बाद कैसे गायब हो गया? भार्गव उलझन में थे, उनके चेहरे पर असंतोष का भाव था। हालांकि उसने इस चाल में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन पूरी ताकत लगने से पहले ही बूढ़ा सेन पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गया, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना चीखे ही गायब हो गया। हे भगवान, ये तो खत्म हो गया। इस समय वहां पहुंचे किन तियानलोंग ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने जल्दी से अपनी बाहों से एक जेड पेंडेंट निकाला, उसे सीधे कुचल दिया और सफेद धुएं का एक हल्का सा गुबार तुरंत उठा और गायब हो गया। बड़े भाई किन, आप यहाँ क्यों हैं? किन तियानलोंग को देखकर भार्गव भी थोड़ा हैरान था। अब कुछ बड़ा होने वाला है। किन तियानलोंग ने एक कड़वी मुस्कान दी। उसके बोलते ही आसमान अचानक काला हो गया। ऊपर बादल बेतहाशा उमड़ पड़े और अंत में एक मानव चेहरे में समा गए। बच्चे, नियमों को तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मर जाओ। वरिष्ठ महोदय, कृपया अपना क्रोध शांत कीजिए। यह बालक अभी अभी भी ग्रैंड मास्टर बना है और यह किसी साधारण प्राचीन मार्शल परिवार से नहीं है। इसे हमारे नियम नहीं पता। किन तियानलोंग तुरंत भार्गव के सामने खड़ा हो गया, मुट्ठी बांधकर बोला, हम्फ। अगर यह किसी प्राचीन मार्शल परिवार से नहीं है, तो इसे और भी बुरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। किन तियानलोंग, हट जाए। वरिष्ठ महोदय, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस व्यक्ति ने मेरी जान बचाई है। कृपया मेरे पिता की प्रतिष्ठा के लिए इस मामले को छोड़ दीजिए। हम्फ, मेरे सेन परिवार के शिष्यों की जान किन शियातियान की प्रतिष्ठा के दायरे में नहीं आती। रास्ते से हट जाए। जैसे ही आवाज खत्म हुई, आकाश में बादल और धुंध अचानक उमड़ पड़े और एक विनाशकारी दबाव आसमान से नीचे आया, जो सीधे भार्गव पर प्रहार किया। किन तियानलोंग का चेहरा भय से भर गया। उसने भार्गव को खींचकर बचने का प्रयास किया। इस शक्ति का सामना दोनों पीक ग्रैंड मास्टर्स नहीं कर सके। हम, ओल्ड घोस्ट सेन, क्या शानदार प्रदर्शन किया तुमने। तभी एक दमदार आवाज सुनाई दी। आवाज थमते ही भीड़ के प्रतिक्रिया करने से पहले हुआ अत्यंत भयानक हमला ध्वनि तरंग के साथ गायब हो गया। ये किस प्रकार की दिव्य तकनीक है? भार्गव भी इस दृश्य को देखकर विशेष रूप से स्तब्ध रह गया। उसने पहले सोचा था कि उसकी युद्ध क्षमता विश्व शिखर पर है, लेकिन अब तुलना करने पर अंतर असामान्य रूप से बड़ा प्रतीत हुआ। किन शियाओटिन, बूढ़े भूत सेन की क्रोधित आवाज गूंजी। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? मैं बहरा नहीं हूं। इस क्षण बादलों के ऊपर धर्म शरीर जैसी एक आकृति प्रकट हुई। यह एक गैर कानूनी क्लोन है जो केवल राजा सीलिंग क्षेत्र में उपलब्ध है। इसमें उपयोगकर्ता की युद्ध क्षमता का लगभग 70% हिस्सा है। बेशक अभी की शक्ति शायद केवल 30% ही थी,
राजा सीलिंग क्षेत्र की बात करें तो ग्रैंड मास्टर से ऊपर ग्रेट ग्रैंड मास्टर क्षेत्र है, और ग्रेट ग्रैंड मास्टर शिखर को पार करने के बाद कोई राजा क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है और राजा के रूप में सील हो सकता है। भार्गव की उलझन को देखते हुए किन तियानलोंग ने बगल से समझाना शुरू किया। हालांकि किन शियाओटियन के क्लोन को देखकर इस बूढ़े व्यक्ति का पहले वाला अनियंत्रित व्यवहार गायब हो गया और वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। उसकी आंखों में डर की एक झलक भी दिखाई दी। भार्गव बुरी तरह हिल गया। क्या सिर्फ 30% शक्ति इतनी भयानक थी? ऐसा लग रहा था कि वह मौजूदा स्थिति से संतुष्ट नहीं हो सकता। उसे साधना के लिए जल्दी से फॉर्मेशन बेस इकट्ठा करने की जरूरत थी, वरना कौन जाने कब कोई और किंग सीलिंग विशेषज्ञ सामने आ जाए। इस बार किन शियाओटियन ने कार्रवाई की, लेकिन अगर अगली बार कोई मदद नहीं करता तो क्या वह मर नहीं जाएगा? किन शियाओटियन, तुम नियम तोड़ रहे हो, बूढ़े भूत सेन ने दहाड़ा। कौन से नियम? सेन जिनहोंग, क्या तुम्हारे दिमाग में पानी चला गया है? ये लड़का प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया से नहीं है, यह एक जंगली ग्रैंड मास्टर है, ठीक है। इसे नियमों से कैसे बांधा जा सकता है? किन शियाओटियन ने उदासीन भाव से कहा। तो आपके तर्क के अनुसार अगर हमारे पक्ष में कोई जंगली योद्धा है तो क्या वे भी नियमों की अनदेखी करके सांसारिक दुनिया में अंधाधुंध हत्याएं कर सकते हैं? ग्रैंड मास्टर और उससे ऊपर के लोग हमारी प्राचीन मार्शल आर्ट की नींव हैं, इसे इतनी आसानी से कैसे लिया जा सकता है? छी, अगर आप एक ऐसे प्रतिभाशाली योद्धा को पैदा कर सकते हैं जो आसानी से एक ग्रैंड मास्टर का वध कर सके तो आगे बढ़िए। इसके अलावा मैंने सुना है कि पहला कदम आपने सेन परिवार ने उठाया था। क्या वह हमले के बाद पलटवार नहीं कर सकता? वह अक्षम था और एक भी वार नहीं झेल सका, तो इसमें किसकी गलती है? सेन जिनहोंग की बातें सुनकर किन शियाओटियन ने उपहासपूर्वक हंस दिया। तुम? सेन जिनहोंग का गला भर आया। भार्गव जैसा विलक्षण प्रतिभावान योद्धा किसी को भी पकड़कर प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता। चूंकि वह जंगली है, वह स्वाभाविक रूप से संसाधन अर्जित करता है और स्वयं ही विकसित होता है। प्राचीन मार्शल आर्ट परिवार सहायता प्रदान नहीं कर सकते। उन प्राचीन मार्शल आर्ट परिवारों में वाकई कई प्रतिभाशाली और विलक्षण प्रतिभा वाले लोग हैं, लेकिन वे सभी परिवार के समर्थन पर निर्भर हैं। अगर आप उनके संसाधन हटा दें तो वे भार्गव के सामने कैसे टिक पाएंगे? लगता है कोई तुलना ही नहीं है। बस करो, मैं भार्गव की सुरक्षा की गारंटी देता हूँ। अब आप जा सकते हैं। किन शियाओटियन थोड़ा अधीर लग रहा था और उसने हाथ हिलाया। अगर आप उसका इस तरह पक्ष लेते हैं तो क्या आपको हमसे मतभेद होने का डर नहीं है, जिससे दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ सकता है? हे बूढ़े भूत सेन, वह मेरे शिया देश का नागरिक है और मेरे शिया देश द्वारा असाधारण रूप से पदोन्नत एक परिवीक्षाधीन लेफ्टिनेंट जनरल भी है। क्या मुझे उसका पक्ष नहीं लेना चाहिए? और अगर सचमुच युद्ध छिड़ जाए तो क्या आपको लगता है कि मेरा शिया देश डर जाएगा? आप लोग अपने पूर्वजों को भूल गए हैं। हमारे शिया देश के चावल खाकर बड़े हुए हैं, फिर भी अमेरिका और जापान के प्रति निष्ठा रखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं सचमुच युद्ध चाहता हूं ताकि मैं आप सबको मार सकूं। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि नियमों ने आपको बचा लिया। क्या? सेन जिनहोंग चौंक गया, लेकिन फिर राहत महसूस की। पीक ग्रैंड मास्टर स्तर का एक ऐसा व्यक्ति जो एक ही झटके में दूसरे पीक ग्रैंड मास्टर को मार सकता है, उसे लेफ्टिनेंट जनरल का पद मिलना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का देश में स्वाभाविक रूप से सम्मान होगा। अब जबकि भार्गव के पास शिया देश के लेफ्टिनेंट जनरल का पद है, सेन जिनहोंग स्वाभाविक रूप से फिर से जबरदस्ती कार्रवाई नहीं कर सकता। अन्यथा अगर सचमुच लड़ाई छिड़ जाती है तो शिया देश के भीतर उनकी सेनाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बच्चे, आज खुद को भाग्यशाली समझो, अपने काम से मतलब रखो और दोबारा कोई मुसीबत खड़ी मत करना, वरना अगली बार किन शियाओटियन भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी। हालांकि इस बार भार्गव से निपटने का कोई उपाय नहीं था, फिर भी सेन जिनहोंग ने धमकी दी। वरना क्या उसकी इज्जत नहीं उड़ जाती? इतना कहकर वह वान किनिंग के साथ जाने की तैयारी करने लगा। रुको, वह नहीं जा सकती। तभी भार्गव हवा में ही आगे बढ़ा और सीधे सेन जिनहोंग को देखने लगा। बच्चे, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। तुम बकवास बंद करो। इस औरत ने मुझे और मेरी औरत को मरवाने के लिए लोगों को भेजा था। वह मौत की हकदार है। उसे यहीं छोड़ दो और बात यहीं खत्म, वरना मैं धर्मनिरपेक्ष दुनिया में तुम्हारे सारे गुर्गों को एक एक करके खोद कर निकाल लाऊंगा और सबको मार डालूंगा। भार्गव ने बिना किसी झिझक के कहा। अभी अभी उसने किन तियानलोंग से एक सामान्य जानकारी ली थी और उसे पता चला था कि ये लोग नियमों से बंधे हुए हैं। ग्रैंड मास्टर से ऊपर के लोग लापरवाही से कोई कार्रवाई नहीं कर सकते और धर्मनिरपेक्ष दुनिया में काम करने की अनुमति प्राप्त उच्चतम स्तर पीक ग्रैंड मास्टर का है। तो फिर उसे किस बात का डर था? हालांकि ये प्राचीन मार्शल आर्ट परिवार सांसारिक दुनिया के पीछे छिपे रहते हैं, फिर भी उन्हें संसाधन और आवश्यक वस्तुएं जुटानी पड़ती हैं। सांसारिक दुनिया में जिन निगमों और परिवारों पर उनका नियंत्रण है, वे उनके लिए व्यवस्था करते हैं। अगर ऐसा है तो यह वास्तव में उनकी कमजोरी बन जाती है। तुम कहना बंद करो।
या तो उसे छोड़कर चले जाओ या हम लड़ेंगे। भार्गव ने सेन जिनहोन को फिर से टोका और सीधे चिल्लाया, हे भगवान, क्या ये लड़का सच में इतना उग्र है? मैं तो बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अगर सच में लड़ाई हुई तो वापस जाकर मेरी आलोचना होगी। किन शियाओटियन भी इस समय हक्का बक्का रह गया। उसने कभी भार्गव से इतनी बेपरवाही की उम्मीद नहीं की थी। वह तो एक किंग सीलिंग हस्ती था जो भार्गव को थप्पड़ मारकर मार सकता था। हालांकि वह इस लड़के की प्रशंसा भी करता था, इतना जोशीला, इतना दबंग। दरअसल भार्गव भी घबराया हुआ था, लेकिन उसने स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ लिया था। दोनों पक्षों के कुछ खास नियम थे और सेन जिनहोंग स्पष्ट रूप से लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बच्चे, ये बूढ़ा तुम्हें याद रखता है। इतना कहकर क्लाउड मिस्ट इनकारनेशन तुरंत गायब हो गया। अरे बाप रे, क्या तुमने सच में उस बूढ़े को भगा दिया? किन शियाओटियन एक ही समय में हंस और रोए बिना नहीं रह सका। इस बूढ़े से उसकी कई सालों से दुश्मनी थी और यह पहली बार था जब उसने इस आदमी को इतनी बुरी तरह हारते देखा था। उसे बहुत संतुष्टि महसूस हुई और उसने भार्गव को और भी प्रशंसा भरी नज़रों से देखा। क्लोन बनाने और इतनी जल्दी आने में खर्च की गई आध्यात्मिक ऊर्जा सार्थक हो गई थी। वाह छोटे भाई, तुम सच में नियमहीन हो। ये तो किंग सीलिंग का अस्तित्व है। तुम कमाल हो, बड़े भाई प्रभावित हैं। किन तियानलोंग ने भी इस क्षण अंगूठा ऊपर करके उसकी दिल से प्रशंसा की। वह भी उस समय बेकाबू था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वह ग्रैंड मास्टर्स के प्रति ही बेकाबू था। राजा को सील करने वाले विशेषज्ञ की बात करें तो किन तियानलोंग ने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था। उसे थप्पड़ों से मौत का डर था। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। सेन परिवार के बुजुर्ग पूर्वज को आस्तीन झटकते हुए जाते देख वान किनिंग निराशा में चिल्लाए, उसे यही मिलना चाहिए था। भार्गव ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और जो कुछ लोग पहले याओ क्वांजी को बांधकर पीट रहे थे वे पल भर में हवा में टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर वान किनिंग की भयभीत निगाहों के सामने उसने हवा में उंगली उठाई। पल भर में वान किनिंग जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें खाली हो गईं, वह पूरी तरह से खाली दिमाग वाली हो गई। यह याओ क्वांजी इस असाधारण तरीके से अचंभित रह गई। उसने यही कमाया है। भार्गव उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया। वह एक बेसहारा औरत को मारना नहीं चाहता था, किसी भी तरह से उसे जीवन भर के लिए दिमागी तौर पर सुन्न कर देना ही काफी था। चाचा जी, बस किसी को इस औरत को वान परिवार के पास वापस भेजने को कह दीजिए। अब मेरे साथ आइए चाची ली और किरण से मिलने। याओ क्वांजी ने चुपचाप सिर हिलाया, अभी भी पहले के सदमे में डूबा हुआ था। बच्चे, तुम कमाल हो। हुआशिया को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। हा हा हा। अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी को हारते देख किन शियाओटियन बहुत खुश हुआ। वरिष्ठ, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। भार्गव ने विनम्रता से कहा, मैं बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूँ। सही कहा, मेरे इस निकम्मे बेटे ने तुम्हारी स्थिति के बारे में पहले ही बता दिया है और उच्च अधिकारियों ने सर्वसम्मति से तुम्हें लेफ्टिनेंट जनरल का पद प्रदान कर दिया है। ये केवल एक मानद उपाधि है, इसलिए इसे अस्वीकार मत करना। तुम सामान्य रूप से स्वतंत्र रहोगे। हालांकि अगर हुआशिया को कोई परेशानी होती है तो हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। किन शियाओटियन ने सीधे सीधे भार्गव को स्थिति समझा दी। ठीक है, मैं समझ गया। किन तियानलोंग ने पहले ही इस मामले का जिक्र उससे किया था और लेफ्टिनेंट जनरल का पद मिलने से सांसारिक दुनिया में कई चीजें आसान हो जाती। इसलिए वह मना करने की योजना नहीं बना रहा था। हुआशिया के संकट में होने पर उसकी मदद करना, क्या ये स्वाभाविक नहीं है? अगर अपना ही देश मुश्किल में हो तो देश का बेटा कैसे चुपचाप बैठा रह सकता है? इसके अलावा मेरे इस बच्चे को जिंदा रखने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे नहीं पता आपने ये कैसे किया, फिर भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसे किन शियाओटियन का आप पर एहसान समझिए। अगर आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप सीधे इस बच्चे को मुझसे बात करने के लिए कह सकते हैं। मेरी यह बुढ़ापे की हड्डी भी कभी कभी काम आ सकती है। तो धन्यवाद महाराज। भार्गव ने मना नहीं किया। राजा जैसे व्यक्ति का एहसान ठुकराना बहुत बड़ी बात थी। बच्चे, अब जब तुम ठीक हो गए हो तो बाहर आलस करना छोड़ो और जल्दी से सेना में वापस जाओ। कुछ ही समय में जापान और स्टिक नेशन के साथ त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास और प्रतियोगिता होने वाली है। उन बच्चों के मौजूदा प्रशिक्षक बिल्कुल बेकार हैं। उन पर ध्यान दो, वरना हुआशिया की इज्जत को ठेस पहुंचेगी। इस समय किन शियाओटियन ने बगल में दुबले पतले से व्यवहार कर रहे किन तियानलोंग को घूरते हुए गहरी आवाज में कहा, समझ गया पिताजी। हैरानी की बात यह थी कि किन तियानलोंग तुरंत मान गए। छोड़ो, अभी मेरे साथ सैन्य विभाग में रिपोर्ट करने चलो। किन शियाओटियन ने एक पल सोचा और सीधे कहा, क्या कोई आपत्ति है? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये दृश्य देखकर भार्गव आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाने लगे। उन्होंने आमतौर पर बूढ़े किरण को इतना विनम्र नहीं देखा था। कल्पना कीजिए, 60 साल से अधिक उम्र का एक बूढ़ा व्यक्ति किसी को पिताजी कहकर बुला रहा है और इतना डरपोक और आज्ञाकारी दिख रहा है। ये कितना अजीब है।
कुछ और बातें करने के बाद किन तियानलोन दुखी चेहरे के साथ भार्गव को विदाई दी और फिर किन शियाओटियन के क्लोन के पीछे पीछे सीधे उड़ गया। इस समय याओ क्वांजी ने भी अपने सारे काम निपटा लिए थे और वान किनिंग को भी किसी ने विदा कर दिया था। इसलिए भार्गव ने हाथ बढ़ाकर भयभीत दिख रहे याओ क्वांजी को पकड़ लिया और सीधे ली परिवार की ओर उड़ गया। भार्गव यहाँ गाड़ी से नहीं आया था और न ही उसे याओ क्वांजी के लिए गाड़ी का इंतजाम करने का इंतजार करने की परवाह थी, इसलिए वह सीधे उसके साथ उड़ गया। जिनलिंग स्थित ली परिवार में किरण और याओ की मां ने याओ क्वांजी को देखते ही फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। 20 साल का इंतजार इस पल फूट पड़ा। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और रोते हुए अपना गहरा स्नेह व्यक्त किया, जबकि बाकी सभी लोग परिवार को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ने के लिए समझदारी से दूर हट गए। और इसी समय भार्गव का फोन बज उठा। नमस्ते चेंचेन, हमारे लू परिवार के पैतृक हॉल का यज्ञ कुछ ही दिनों में है। अगर समय मिले तो जरूर आना। तुम 2 साल से नहीं आए हो और तुम्हारे दादाजी तुम्हें बहुत याद करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा है कि इस बार तुम जरूर आओ। फोन के दूसरी तरफ भार्गव की माँ गीता की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है माँ, मैं अगले 2 दिनों में अपने सारे काम निपटा लूंगा, इसलिए 3 दिन में वापस आ जाऊंगा। लू परिवार का यज्ञ 5 दिन दूर था, भार्गव ने समय का हिसाब लगाकर जवाब दिया। अगर वह हाल ही में इतना व्यस्त न होता तो वह अपने माता पिता से मिलने जल्दी जाना चाहता और शायद उन्हें जियांगडू शहर में अपने साथ रहने के लिए लाना चाहता। वरना इतने बड़े विला में अकेले रहना थोड़ा अकेलापन भरा लगता था। हालांकि उसने हाल ही में कई बार पैसे भेजे थे, लेकिन माता पिता के साथ होने से उनकी देखभाल करना आसान और बेहतर होता। ओह ठीक है, अपनी प्रेमिका अंकी को साथ ले आओ। तुम उसे इतने लंबे समय से डेट कर रहे हो, फिर भी उसे हमें दिखाने के लिए घर नहीं लाए। सच में? क्या? तो मैं उससे बाद में पूछ लूंगा और अगर वो फ्री होगी तो मैं उसे वापस ले आऊंगा। भार्गव ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, ये सोचते हुए कि वे दोनों बहुत लंबे समय से डेट नहीं कर रहे थे। साफ था कि उसकी माँ अपनी बहू को देखने के लिए उत्सुक थी। गांव के सभी माता पिता ऐसे ही होते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चे जल्द शादी कर लें और उन्हें पोते पोतियां दें। तुम्हारा मतलब उसे पूछने से क्या है? तुम्हें उसे वापस लाना ही होगा। इस बार तुम्हारे तीसरे चाचा, चौथे चाचा और सबसे छोटे चाचा के बेटे अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को वापस ला रहे हैं। मैंने सुना है कि उनके कुछ परिवार जिनलिंग में और कुछ मोदू में बहुत तरक्की कर रहे हैं और उन सभी ने डेटिंग शुरू कर दी है और इस बार उन्हें वापस ला रहे हैं। वे अभी फोन पर मुझसे डींगे मार रहे थे। तुम्हारे पिताजी परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं, इसलिए तुम अपनी इज्जत नहीं खो सकते, है ना? गीता ने दृढ़ता से कहा। महिलाओं, आप जानती हैं, उन्हें खुद की तुलना करना बहुत पसंद होता है। पिछली फोन कॉल ने गीता को काफी परेशान कर दिया था। लू परिवार के वे रिश्तेदार जन्मजात घमंडी थे। बड़े शहरों में आने के बाद उन्होंने वाकई में कुछ सफलता हासिल कर ली थी और बेहद अहंकारी हो गए थे। ऐसा नहीं था कि गीता उनसे ईर्ष्या करती थी, लेकिन अगर लोग लगातार आपके सामने ही आपकी तारीफ करें और आपकी आलोचना करें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? इसलिए ये जानकर कि उसका बेटा अच्छा कर रहा है और उसे एक गर्लफ्रेंड मिल गई है, भार्गव ने उसके जोर देने पर इनकी की तस्वीरें भेजी थी। वह बेमिसाल खूबसूरत थी। उसे नहीं पता था कि भार्गव की दौलत इन रिश्तेदारों के बराबर है या नहीं, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी होने वाली बहू उन दूसरे परिवारों की बहुओं से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। इसलिए गीता ने भार्गव से जोर देकर कहा कि वह अंकी को पूर्वजों की पूजा के लिए वापस लाए। ठीक है, मुझे पता है। देखो तुम कितनी परेशान हो। तुलना करने लायक क्या है? भार्गव बेपरवाही से हंसे। अरे, तुलना तो करनी ही है। मेरा बेटा तो कमाल का है और उसकी गर्लफ्रेंड्स तो बेहद खूबसूरत होती हैं। मैं तो चाहता हूं कि तुम 3-4 गर्लफ्रेंड्स वापस ले आओ ताकि वो गुस्सा हो जाएं और अपनी शेखी बघारना बंद कर दें। तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे बड़े चचेरे भाई ने कहा कि उसे 2 गर्लफ्रेंड्स मिली हैं, दोनों ही सेलिब्रिटी हैं और वो इस बार उन्हें वापस ला रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सेलिब्रिटीज हमारी इनकी जितनी खूबसूरत हैं। अरे माँ, अगर मैं सच में 3-4 गर्लफ्रेंड्स वापस ले आया तो क्या आप मुझे मार नहीं डालेंगी? आपने तो हमेशा मुझे रिश्तों में वफादार रहने की हिदायत दी है। ये सुनकर भार्गव को समझ नहीं आया कि हंसे या रोएं। वो तो तब की बात थी, ये अब की बात है। बेटा, और मेहनत करो, बड़ा बॉस बनो और 3 पत्नियां और 4 रखेलें रखने का ख्याल छोड़ दो। अगर तुम 72 रखेलें रख लो तो माँ तुम्हारा साथ देंगी। वो कहावत है ना, कई पत्नियां तुम्हारी ताकत की निशानी होती हैं। पफ टिल्डर। अपनी माँ की ये बात सुनकर भार्गव खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। लगता है उनकी हालत सुधरने के बाद माँ की सोच भी बदल गई है। वो तो अब 5 गर्लफ्रेंड होने की बात कैसे समझाए, इस बात को लेकर परेशान था। लगता है माँ ने खुद ही इसका हल निकाल लिया। ये तो ठीक है माँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ और गर्लफ्रेंड लाने की पूरी कोशिश करूँगा। हाँ, यही तो जज्बा है। मेहनत करो बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, गीता ने सहमति जताते हुए कहा। दोनों ने थोड़ी देर और बातें की और फिर फोन रख दिया।
भार्गव, शुक्रिया। अचानक पीछे से किसी ने उसे गले लगा लिया। वह किरण थी। एक ही सुबह में अपनी एक लंबे समय से संजोई हुई इच्छा पूरी होने से इनकी बेहद उत्साहित हो गई और भार्गव के प्रति उसका स्नेह और कृतज्ञता और भी गहरी हो गई। नासमझ लड़की, मेरे साथ इतनी विनम्रता मत दिखाओ। तुम मेरी पत्नी हो। मुड़कर अनकी को गले लगाते हुए भार्गव हंस पड़ा। ओह हाँ, मेरी माँ ने अभी फ़ोन किया था और मुझे तुम्हें पूर्वजों की पूजा के लिए वापस लाने को कहा था। तुम्हें अपने चाचा और चाची को बता देना चाहिए, इसमें कुछ दिन लग सकते हैं। अरे तो आपको कल मेरे साथ खरीदारी करने आना होगा। मुझे अच्छे से तैयार होना होगा, नहीं तो क्या आपके माता पिता मुझे नीचा समझेंगे। ये सुनकर इनकी अचानक घबरा गई, जिससे भार्गव हंस पड़ा। मेरी छोटी मालकिन, तुम इतनी सुंदर हो और तुम्हें डर है कि मेरे माता पिता तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। मैंने पहले तुम्हारी आत्मविश्वास की कमी पर ध्यान क्यों नहीं दिया। ओह, यह अलग बात है। ठीक है, क्या बहन लिंगर और बाकी लोग इस बार साथ चलें? अचानक कुछ याद आने पर अनकी ने शर्माते हुए पूछा, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो चलिए हम सब साथ चलते हैं। क्योंकि यह पूर्वजों की पूजा है तो मेरे माता पिता से मिलने का भी अच्छा मौका है। मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। हम टिल्ड। अनकी को इतना समझदार देखकर भार्गव और भी खुश हो गया और उसने उसे सीधे चूम लिया। अरे बदमाश, मेरे माता पिता अभी भी वहीं हैं। उनके होंठ अलग हुए और अनकी, जिसका चेहरा लाल हो गया था, ने भार्गव को हल्के से धक्का दिया और मीठी आवाज में शिकायत की। अरे हाँ, अंकल और आंटी, आप दोनों अभी भी यहीं हैं। भार्गव अभी तक इतना मग्न था कि उसने इनकी के माता पिता को पास में ही नहीं देखा था। इस समय वे दोनों उस जोड़े को देखकर मुस्कुरा रहे थे। इससे वह एक पल के लिए बेहद असहज हो गया और अपना सिर खुजलाने लगा। हाँ, नन्ही चेन, तुम्हारी आंटी और मैं बहुत दिनों से मिले नहीं हैं। मैं अब उन्हें घुमाने ले जा रही हूँ। अगले कुछ दिनों के लिए मैं इनकी को तुम्हारे पास छोड़ रही हूँ। जब तुम अपने माता पिता से मिलो तो उन्हें हमारी तरफ से नमस्कार कहना। हम बाद में उनसे मिलने जाएंगे। याओ क्वांजी दिल खोलकर हंसी और भार्गव के कुछ कहने से पहले ही उसने याओ की माँ को खींच लिया। ओह, तुम्हारे माता पिता तो सच में बहुत सहयोगी हैं। भार्गव ने इनकी के जल्दी से जाते हुए माता पिता को देखा, समझ नहीं पा रहा था कि हंसे या रोए, और अजीब तरह से बोला, सच में मेरे माता पिता। अनकी ने झुंझलाहट में पैर पटका और शिकायत की। तो चलें। इतना कहकर अनकी के चौंकने के बीच भार्गव ने उसे गोद में उठाया और कमरे की ओर चल पड़ा। डिंग, आज का सामान अपडेट हो गया है। कृपया तय करें कि आप इसे खरीदना चाहते हैं या नहीं, मालिक। सामान, डोंगकिंग पेट्रोकेमिकल ग्रुप की 60% हिस्सेदारी, कीमत 1 युआन। अंतरंगता से भरी एक रात के बाद किरण गहरी नींद में सो रही थी, तभी भार्गव के दिमाग में सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज आई। डोंगकिंग पेट्रोकेमिकल। भार्गव चौंक गया। एशिया काउंटी के 4 प्रमुख पेट्रोकेमिकल समूहों में से एक था, जिसका बाजार मूल्य 10 ट्रिलियन से अधिक था और इसकी ताकत जियांग के हुआलुन ग्रुप से कम नहीं थी। इसके अलावा आर्थिक विकास के साथ पेट्रोकेमिकल ऊर्जा की आम जनता की मांग बढ़ रही है, जिससे पेट्रोकेमिकल ऊर्जा कंपनियों के मुनाफे में जबरदस्त वृद्धि हुई है। मुस्कुराते हुए भार्गव ने अपने बगल में सो रही किरण को देखा, फिर उठा और विला के सबसे ऊपरी मंजिल के प्लेटफॉर्म पर चला गया। ग्रैंडमास्टर स्तर में प्रवेश करने के बाद भार्गव ऊर्जा से भरपूर थे और उन्हें नींद की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। सेन जिनहोंग और किन शियाओटियन की विधियों को देखने के बाद अपनी शक्ति बढ़ाने की उनकी इच्छा और भी तीव्र हो गई। प्राचीन शुवानयुवान कला के अभ्यास से भार्गव अपने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को लगातार अपनी ओर आकर्षित होते हुए महसूस कर रहे थे। हालांकि उन्हें खेद था कि पिछली बार के निरंतर आध्यात्मिक विकास के बाद यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी। फिर भी ये प्राचीन शुवानयुवान कला वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी, जो उनकी बुनियादी साधना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित करने में सक्षम थी। 3 घंटे बाद आध्यात्मिक ऊर्जा के कम होते जाने का एहसास होने पर भार्गव रुक गए और खड़े हो गए। उन्होंने महसूस किया कि वे वास्तव में ग्रैंडमास्टर शिखर की सीमा तक पहुंच चुके हैं और अब उन्हें केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर किसी अवसर या स्थान की आवश्यकता है ताकि वे किसी भी समय आधारभूत स्थापना चरण में प्रवेश कर सकें। और एक बार जब वह आधारभूत स्थापना चरण तक पहुंच गया तो इसका मतलब था कि भार्गव प्राचीन मार्शल आर्ट जगत द्वारा वर्गीकृत महान गुरु के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका होगा, जिससे वह सेन जिनहोंग जैसे राजाओं की उपाधि प्राप्त लोगों के एक कदम और करीब आ गया। भार्गव को यह आभास था कि महान गुरु के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद और अनुकूलन की अवधि के बाद 16 शैलियों के देववध की पहली शैली के साथ वह शायद ही किसी राजा स्तरीय अस्तित्व का सामना कर पाएगा, कम से कम तुरंत मारा तो नहीं जाएगा। लगता है मुझे अभी भी जल्दी से आध्यात्मिक मार्गदर्शक सरणी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सरणी आधार खोजने की जरूरत है। अगले दिन किरण उठी। नाश्ता करने के बाद वे खरीदारी के लिए तैयार होकर जिनलिंग के माओए डिपार्टमेंट स्टोर गए। तुम पहले अंदर जाओ, मैं गाड़ी पार्क कर देती हूँ। भार्गव गाड़ी चलाते हुए बोला, वाह, वह औरत कितनी खूबसूरत है।
युवा स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? इतनी खूबसूरत औरत, जाहिर है मैं उससे बात करने और उसका संपर्क नंबर लेने जा रहा हूँ। क्या आपने वह गाड़ी नहीं देखी जिससे वह अभी अभी निकली है? क्या ये सिर्फ एक मर्सिडीज बेंज नहीं है? मैं तो मासेराती चलाता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? भाई, क्या तुम अंधे हो? क्या गाड़ी ही मायने रखती है? बात तो लाइसेंस प्लेट की है, लिंगे 11118। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? ये वही गाड़ी है जिसमें ताइशान समूह के अध्यक्ष सफ़र करते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह महिला याओ क्वांजी की बेटी किरण है और जिनलिंग में ली परिवार की वर्तमान मुखिया भी है। ली परिवार, इनके बारे में तो कभी सुना ही नहीं। क्या ताइशान ग्रुप की संपत्ति सिर्फ करोड़ों में नहीं है? मुझे लगा था कोई बड़ा आदमी होगा। मेरा सन परिवार मोदू के 10 सबसे बड़े परिवारों में से एक है। करोड़ों की संपत्ति, क्या मैं, ये युवा मालिक, उसके लायक नहीं हो सकता? युवा मालिक सन, डरावनी बात वह नहीं बल्कि उसका आदमी है। कौन? चूंकि आप मोदू में हैं तो आपको शियोंगफैंग कैपिटल के मालिक के बारे में पता होना चाहिए, है ना? अरे बाप रे, आप कह रहे हैं कि उसका आदमी भार्गव है, वही शियोंगफैंग कैपिटल वाला? जी हाँ, वही है। अरे टिल्ड युवा मालिक सन, आप क्यों जा रहे हैं? भार्गव का नाम सुनते ही युवा मालिक सन दौड़ पड़ा। ये तो अपशगुन है। पागल युवा मालिक लिन शाओटियन भी उसके सामने घुटने टेक कर उसे मालिक कहते हैं। अच्छा हुआ आपने जल्दी बोल दिया, वरना मैं तो गया काम से। चलिए, मैं आपको दावत देता हूँ, आपने आज मेरी जान बचाई। ये बस एक छोटा सा विराम था जिसके बारे में किरण और भार्गव को पता नहीं था। भार्गव ने कार पार्क की और किरण के साथ खरीदारी करने निकल पड़ा। ये कहना ही पड़ेगा कि चाहे आपका व्यक्तित्व कितना भी अच्छा हो या आपकी सुंदरता कितनी भी अद्भुत हो, खरीदारी करना वास्तव में महिलाओं का स्वभाव है। देखते ही देखते भार्गव के हाथ बड़े छोटे थैलों से भर गए। सौभाग्य से अधिकांश दुकानों में होम डिलीवरी की सुविधा थी, वरना 2 हाथ भी कम पड़ जाते। मैं कहता हूँ, लड़की, बस करो खरीदारी। क्या तुम सच में इस दुकान को खाली करने की योजना बना रही हो? मेरे माता पिता इतना कुछ नहीं पहन सकते। भार्गव ने किरण को देखा, जो अलमारियों को तेजी से खाली कर रही थी, और वह शर्माते हुए हंस पड़ा। किरण को इन सब बातों की परवाह नहीं थी, वह खरीदारी का भरपूर आनंद ले रही थी। पहले उसकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना था कि उसकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाती थीं। वह कभी इतनी बेहिसाब खरीदारी नहीं करती थी। अब जब उसके माता पिता फिर से एक हो गए थे और वह ली परिवार और ताइशान ग्रुप की मालकिन बन गई थी और अपने ससुराल वालों से मिलने वाली थी, तो स्वाभाविक रूप से उसे जमकर खरीदारी करनी ही थी। अब उसके इस बेहिसाब खर्च ने आसपास के सभी स्टोरों को सतर्क कर दिया था। ये लड़की जैसे ही किसी स्टोर में घुसती, वह हड़बड़ी में सारे कपड़े खरीद लेती, लगभग हर तरह के कपड़े, जिससे सेल्स एसोसिएट्स उसके पीछे भागते और अपने उत्पाद बेचने लगते। ऐसी धनवान लड़की के पीछे न भागना मूर्खता होती। अगर वे यह मौका चूक गए तो उन्हें ऐसा अवसर दोबारा कब मिलेगा? ओह, मैं आपके माता पिता से पहली बार मिल रही हूँ और मुझे नहीं पता कि अंकल और आंटी को क्या पसंद है, इसलिए जाहिर है मुझे और भी खरीदना पड़ेगा। लेकिन तुमने बहुत ज्यादा खरीद लिया, क्या वे ये सब पहन भी पाएंगे? उसके द्वारा चुने गए कपड़ों और पैंटों के ढेर को देखकर भार्गव ने बेबसी से आह भरी। ठीक है, ये चल जाएंगे। चलो बिल चुकाते हैं। किरण ने अनिच्छा से कपड़ों और पैंट के 2 और सेट उठाए, फिर अपने बगल में लगभग जमीन पर झुके हुए स्टोर मैनेजर से कहा, ठीक है मैडम, कुल बिल 3,326,780 है। हम बकाया राशि को कम कर देंगे, यानी ठीक 3,320,000। क्या आपको ठीक लगेगा? स्टोर में रैक पर बचे हुए कुछ कपड़ों को देखकर मैनेजर बहुत खुश हुआ। ब्रांडेड कपड़ों की कीमत अक्सर हजारों या लाखों में होती है। बहुत से लोग इन्हें खरीदते हैं क्योंकि ब्रांड किसी की हैसियत और दौलत को भी दर्शाते हैं। औसत आमदनी वाले लोग भी दिखावा करने के लिए 1-2 चीज़ें मजबूरी में खरीद लेते हैं, लेकिन कोई भी इतनी बड़ी मात्रा में खरीदारी नहीं करता। किरण के आते ही लगभग सभी स्टाइल बिक चुके थे। भला वह खुश क्यों न होता? बिल चुकाने के बाद उसने स्टोर मैनेजर को सामान पहुंचाने के लिए पता दिया। इससे स्टोर मैनेजर एक बार फिर चौंक गया। पते में केवल ली परिवार का नाम था, जिससे स्वाभाविक रूप से उसके मन में उनकी पहचान का ख्याल आया। ली परिवार अब जिनलिंग में बहुत प्रभावशाली है। ली परिवार की वर्तमान मुखिया किरण, ताइशान समूह के मूल शक्तिवान परिवार के पतन का मुख्य कारण थी। हालांकि ग्रैंडमास्टर से संबंधित मामलों को दबा दिया गया था, लेकिन कुछ लीक हुई खबरों ने पूरे जिनलिंग व्यापारिक जगत को झकझोर दिया था। ली परिवार का जिक्र होते ही स्वाभाविक रूप से किरण की याद आ गई, और किरण को जानने से स्वाभाविक रूप से उसके आदमी हुआलुन समूह के मुखिया की याद आ गई। इसलिए स्टोर मैनेजर अब उन्हें और भी सम्मान की नज़र से देखने लगी, जिससे किरण को थोड़ी असमंजस की स्थिति महसूस हुई। ये सब तुम्हारी गलती है। किरण बुदबुदाई। हर बार जब वह भाषण देती तो सब उसे अलग नज़रों से देखते। अरे, कभी कभी बहुत असाधारण होना भी बहुत बेबसी लेकर आता है।
भार्गव ने मासूमियत भरे चेहरे से कंधे उचकाते हुए कहा, जिससे किरण फिर से मुस्कुरा उठी। बादलों और कोहरे से घिरी पर्वत श्रृंखला में आश्चर्यजनक रूप से एक गांव था, जिसके सभी घर प्राचीन वास्तुकला शैली में बने थे। केंद्र में स्थित सबसे बड़े आंगन में गर्जना गूंज रही थी। अरे बदमाश भार्गव, बस इस बूढ़े आदमी का इंतजार करो। नियम की समय सीमा में अभी 6 महीने बाकी हैं, और जब प्राचीन मार्शल आर्ट फिर से प्रकट होंगे, तब देखते हैं कि तुम इतने घमंडी होने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे। सुनने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों।